इस पे हम बात करने जा रहे हैं। उसमें जो हमारा टॉपिक था, उसमें ये था कि हम कीवर्ड कैसे सर्च करते हैं और जॉब हंटिंग टेक्निक में कीवर्ड्स की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इस टॉपिक के ऊपर आज हम बात करेंगे। जब से ये एआई का ट्रेंड आया है, अब हर कोई भी सर्चिंग होती है ऑनलाइन, चाहे वो रिक्रूटर की साइट से हो या जॉब सीकर की साइट से, उसमें कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रिज्यूमे के ऊपर या लिंक्डइन प्रोफाइल के अंदर एक राइट कीवर्ड नहीं है तो हम उस सर्चिंग में नहीं आएंगे। ये जितनी भी इस वक्त पर्सनल या डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, जहाँ कहीं भी, टोटल डिपेंड कर रहा है कीवर्ड के ऊपर। जितनी वेबसाइट रैंक कर रही हैं, जितने पर्सनल प्रोफाइल रैंक कर रहे हैं, वो सारे कीवर्ड के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये कीवर्ड हम यूज कैसे करें और कहाँ से हम इनको ले सकते हैं। सबसे पहले, हमारे इस बात पे सेशन कर चुके हैं, लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे दूं रिज्यूमे का। कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक मैंने कैनवा से, क्योंकि कैनवा हो गया और फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, बहुत सारे अदर ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ पे हम रिज्यूमे को यूज करते हैं। लेकिन इशू ये है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि रिसेंटली इस तरह के रिज्यूमे आ रहे हैं। जैसे ये एक रिज्यूमे हो गया, ठीक है। ये रिज्यूमे आपने यूज नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं इसको डिजाइनिंग करने में, जो कि एक एटीएस, एक एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है रिक्रूटर की तरफ से, वो जब सर्च करते हैं, ऑफ कोर्स एक जॉब के ऊपर मोर देन 100 500 रिज्यूमे जा रहे होते हैं, तो उन्होंने कुछ रिज्यूमे पिक करने होते हैं अपने सिस्टम के जरिए। तो उस सिस्टम में ये इस तरह के कीवर्ड को वो सही रैंकिंग या स्कोरिंग नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर नहीं है अच्छा रिज्यूमे का, और इसमें एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जिसकी वजह से ये एक अच्छा टेम्पलेट नहीं है। तो सबसे बेस्ट यही है कि हम MS वर्ड के ऊपर इस तरह का रिज्यूमे बनाएं और फिर इसको हम PDF में कन्वर्ट करें। तो ये सबसे बेस्ट रिज्यूमे होगा। और इसके साथ मैं शेयर कर दूं एक, 1 सेकेंड। मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था। अ, एक हार्वर्ड का रिज्यूमे का डिज़ाइन था, ये वाला। तो इसमें ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये हम शेयर कर देंगे इसको, कि रिज्यूमे में कीवर्ड कैसे, उसके वर्ब को कैसे यूज़ करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन करना है। यहाँ कुछ टेम्पलेट्स भी पड़े हुए हैं रिज्यूमे के, हम रिज्यूमे के इन टेम्पलेट्स के मुताबिक अपना रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हैं। अब बात आ गई कि हम कीवर्ड कैसे, कौन से इस्तेमाल करें। हम अपने रिज्यूमे पे लिखना कैसे है, और जो रिज्यूमे पे हमने लिखना है वैसा ही हमने अपने प्रोफाइल लिंक्डइन के ऊपर हमने उसके कीवर्ड्स को यूज करना है। अब रिसेंटली मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है और कुछ मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस भी है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कि मुझे रिसेंटली लास्ट 3 to 4 मंथ्स बहुत सारे रिक्रूटर कंपनी लोग, अक्सर ये बात की जाती है कि लिंक्डइन के ऊपर हमें रिस्पांस नहीं मिलता जॉब का। हमने प्रोफाइल बनाए हैं लेकिन हमें कोई कॉल क्यों नहीं आती जॉब के लिए। ठीक है। उसका सबसे बेस्ट जो आंसर वो यही है कि अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, तो वो रिस्पांस नहीं आएगा। मुझे रिसेंटली बहुत सारे कंपनियों ने मुझे अप्रोच किया, और अप्रोच कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज किया। ये मेरा प्रोफाइल है, इसमें मैंने क्लियरली अपनी पिक्चर और एक बैकग्राउंड मैंने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया है। उसके बाद जो मेरी ये डिस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पर ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट्स पेएबल को हिट करना चाहता है उस जॉब को ना, तो वो लफ्ज यहाँ पे वो यूज करे, अकाउंट्स पेएबल। अगर कोई फॉर एग्जांपल फाइनेंस मैनेजर की जॉब चाहता है, तो वो लफ्ज यहाँ पे उसे लिखना पड़ेगा। लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है, ये सबसे पहले आपका कीवर्ड इस टाइटल्स को यहाँ से पिक करेगा। और फिर अब फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी है, उसको चाहिए फाइनेंशियल कंट्रोलर, कंट्रोलर चाहिए उनको। तो वो क्या करेंगे, वो जब सिस्टम में सर्च करेंगे तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे लिखा होगा ना फाइनेंशियल कंट्रोलर,
जिन जिन कैंडिडेट्स ने, उनके प्रोफाइल उनके सामने आ जाएंगे। ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि आप इस सेक्शन को टारगेट करें, आपने इस सेक्शन को, कि यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कॉल आना शुरू हो जाएंगी अगर आपने इस सेक्शन को अच्छे तरीके से अगर आपने यूटिलाइज किया तो। जो भी रोल आप हिट करना चाह रहे हैं जो आपके अंदर अपनी फील्ड के अंदर, ठीक है, कोई सीएफओ का रोल करना चाह रहा है तो यहाँ पे अगर वो सीएफओ नहीं लिखेगा, कभी भी वो सर्चिंग में नहीं आएगा। ये सबसे पहला तरीका यही है कि यहाँ पे आपने करना है इसको, कीवर्ड इसको यूज यहाँ पे करना है। सेकंड आपने क्या करना है, उसके बाद आ जाता है अबाउट सेक्शन। कुछ कीवर्ड्स यहाँ से पिक होते हैं आपके अबाउट सेक्शन से। ये जो दो सेक्शन मैंने बताए, एक टॉप आपके टाइटल वाला सेक्शन है और एक अबाउट सेक्शन है। इन सेक्शन में ये जो अबाउट का सेक्शन है इसमें तीन, वन से लेके वन टू या थ्री, इससे ज्यादा कीवर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए। कोई भी कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कि फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब ये मैं एक बार यूज कर सकता हूँ, दो बार यूज कर सकता हूँ। अगर मैं अपना रोल, एनालिस्ट का रोल है अगर मेरा, तो मेरा टाइटल में एनालिस्ट आ रहा है और इस अबाउट के सेक्शन में मैंने एनालिस्ट तीन से ज्यादा यूज नहीं कर सकता उस कीवर्ड को। अगर मैं 4 to 5 टाइम यूज करूंगा यहाँ पे अबाउट सेक्शन में एनालिस्ट का रोल, तो लिंक्डइन का एल्गोरिदम क्या करेगा, वो सोचेगा कि ये जबरदस्ती कीवर्ड इसने डाले हुए हैं और एक आर्टिफिशियल तरीके से ये खुद को आगे ले, वो कभी भी मुझे वो फेक अकाउंट समझेगा मेरी प्रोफाइल को। ठीक है, और वो मेरी प्रोफाइल को डाउन कर देगा, वो कभी भी सर्चिंग में नहीं लाएगा उसको। तो इसलिए कभी भी कोई भी कीवर्ड है वो तीन से ज्यादा आपने, जिसको आपने टारगेट किया हुआ है उसको ज्यादा यूज नहीं करना। ठीक है। और एक टाइम भी नहीं, 2 टाइम भी अच्छा है, या 3 टाइम आप यूज कर लो। लेकिन यह है कि 3 टाइम से ज्यादा अगर आप यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, उसमें आपका अकाउंट कभी भी ऑप्टिमाइज नहीं होगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा लिंक्डइन। अब हमने करना क्या है, अब मैं जाता हूँ चैट जीपीटी पे। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो कीवर्ड के हवाले से, वो मैं ये बता दूं। अक्सर हम बात करते हैं कि हमारा, जब भी हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो टेलर रिज्यूमे होना चाहिए, हमारा प्रोफाइल टेलर होना चाहिए, उस जॉब के साथ मैच होना चाहिए। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बार एक न्यू रिज्यूमे बनाए उस मैच प्रोफाइल को मैच करने के लिए, फिर उसमें कीवर्ड्स वो डालने पड़ते हैं, सारा कुछ इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। मल्टीपल जॉब होती हैं, अप्लाई करना पड़ता है। उसका एक तरीका है, वो ये है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्किंग करके मैंने रखा हुआ है, वो मैं दिखा देता हूँ कि करना क्या है हमने। यहाँ पे एक MS वर्ल्ड का प्रोफाइल है ये वाला। अब मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ यहाँ पर, एक जॉब सर्च करता हूँ मैं। अ, यहाँ पे हम जॉब को सिलेक्ट करेंगे और फिर लोकेशन यहाँ पर हम डाल देंगे, अपनी जिस लोकेशन पे भी अप्लाई करना चाह रहे हैं जॉब को। अब ये जॉब आ गई है मेरे पास। अब देखिए ये है जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है। और ये उनको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसमें कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी आ जाएंगी इसमें। और नेक्स्ट इसी तरह, अब ये सीनियर फाइनेंशियल कंट्रोलर है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी ये जॉब्स, इन सब में मेरा रिज्यूमे कहीं ना कहीं इनके साथ टेलर हो जाए, मुझे बार बार रिज्यूमे एडिट ना करना पड़े। मैं क्या करूँगा, यही जॉब डिस्क्रिप्शन सारी कॉपी करूँगा वन बाय वन, जॉब वन का, जॉब टू का, जॉब थ्री का, कुछ आप तकरीबन 5 to 10 जॉब जितनी भी हैं वो आप उनको चैट जीपीटी को दें और उसको बोलें कलेक्ट एंड कंपेयर द फॉलोइंग जॉब डिस्क्रिप्शंस। जॉब वन ये डिस्क्रिप्शन टू है जॉब की, ये जॉब थ्री है। वो क्या करेगा, आपको कॉमन कीवर्ड्स दे देगा जो इन तीनों जॉब में यूज हुए हैं कीवर्ड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग है, बजटिंग है, फोरकास्टिंग है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये कीवर्ड्स आपने लाजमी अपने रिज्यूमे में मेंशन करने हैं। और क्वालिफिकेशन, जो कॉमन क्वालिफिकेशन आई है और जो कॉमन स्किल्स आई हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक रिज्यूमे बहुत सारी जॉब्स के मुताबिक हमारा कंपैटिबल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये जॉब डिस्क्रिप्शन से खुद को मैच करें, लेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है एक एक्सपीरियंस सैप, यहाँ सैप का सॉफ्टवेयर का जिक्र है, तो आप सैप का सॉफ्टवेयर है, कहीं दूसरे जॉब में किसी और सॉफ्टवेयर का जिक्र होगा। तो इसी तरह आप वन बाय वन सब जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, उसमें जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं वो सारे आपको एक तो कॉमनली वो आ जाएगा, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं कुछ चीज़ें अपने रिज्यूमे के अंदर, ताकि एक रिज्यूमे मैक्सिमम जॉब के साथ कंपेटेबल हो जाए। उसके बाद एक और वो थोड़ा सा जनरल है, वो है गूगल कीवर्ड में, गूगल एड्स पे अगर हम जाएं, यहाँ पर ये भी गूगल एड्स की वेबसाइट पे अगर हम जाएं, तो यहाँ पे आकर जब आप लॉगिन होगी, यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ता है। और यहाँ से हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे एड्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन चूंकि हमें सिर्फ कीवर्ड्स चाहिए आपने, तो इस प्रोसेस से यहाँ पर आकर ये एक टूल्स का ऑप्शन है, और इसमें ये प्लानिंग, और यहाँ पर आकर कीवर्ड्स प्लानर है टूल, टूल के ऊपर आकर ये कीवर्ड प्लानर, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ अकाउंट्स पेएबल। मैं एक एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे आप वेबसाइट भी किसी खास वेबसाइट के अगर देखना चाहते हैं उसमें कीवर्ड्स क्या है, तो वो लिंक आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ उसके बाद आप लोकेशन यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि किस लोकेशन पे मुझे ये कीवर्ड्स चाहिए। ठीक है, लोकेशन यहाँ से है ऑलरेडी, कोई दो लोकेशन भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया ये कीवर्ड्स, यहाँ से हम इस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अब ये देखें, एपी ऑटोमेशन, नेटसूट, लो मीडियम, ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से हम इनको अ, ये आपको जनरल कीवर्ड देगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है कि अकाउंट्स पेएबल, और यहाँ इसकी सर्चिंग है 100, 100 टाइम ये सर्च हुआ है इस वीक में। और यहाँ पे ये अगर आप फर्दर अपने कीवर्ड्स ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप फर्दर ऐड कर सकते हैं इनको। और जब हम कुछ मज़ीद कीवर्ड्स हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम अब हम डाउनलोड पे जाते हैं। ये हमारे पास फाइल आ जाएगी। अब ये देखें, अकाउंट्स पेएबल एवरेज मंथली सर्चिंग पाकिस्तान के अंदर 500 टाइम ये यूज़ हो रहा है। और उसके बाद इसी तरह अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स क्विक बुक, जीरो अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, ये देखें ये 5000 टाइम, ये एवरेज मंथली सर्चिंग है इसकी। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, क्विक बुक अकाउंटिंग, क्विक बुक स्पोर्ट्स, यहाँ से आप लेकिन ये हर कीवर्ड हर एक के लिए नहीं है। आप देखें कि ये कीवर्ड्स फॉर ये अगर अकाउंट्स पेएबल है, तो ये किस सेंस में ये यूज हुआ है, कीवर्ड को क्यों सर्च कर रहा है, हमने वो उसकी इंटेंट देखनी है, उसके सर्चिंग की। ये क्यों सर्च कर रहा है, उसको कोई सर्विस चाहिए अकाउंटिंग की, या कोई जॉब ढूंढ रहा है, या कोई उसको कोई भी
कैंडिडेट चाहिए, जो भी आपने यहाँ से वो उसको उस तरीके से आपने इनको एनालाइज करना है। तो यहाँ से भी कीवर्ड, लेकिन ये चूंकि जनरल कीवर्ड्स हैं, सबसे बेस्ट यही है कि आपके जो कीवर्ड्स जो मैंने बताया आपको लिंक्डइन के थ्रू, वो सबसे बेस्ट है कि हम लिंक्डइन के थ्रू अपने कीवर्ड्स वहां से लेके आएं और उनको फिर सर्चिंग करें। यहाँ पे एक तरीका पहले भी हमने बात की थी, मैं दोबारा कर देता हूँ। अगर यहाँ पीपल पे जाएं और उसके बाद यहाँ पे अगर आप लिख देते हैं ICMAP, तो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं किसी भी कंट्री के अंदर, वो आप सारे उस लोकेशन में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आपने उनको नेटवर्क में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये सारी लिस्ट आ जाएगी आपके मेंबर्स की, जहाँ भी वो जिस लोकेशन पे भी अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो उनको यहाँ से आप कनेक्शन भेज सकते हैं उनको। ठीक है, फिर जब वो एक्सेप्ट कर लें तो उनके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं जॉब के हवाले से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। सॉरी, अब ये ह्यूमन रिसोर्स, इसमें जितने भी, यहाँ से मैंने जॉब सर्च नहीं करनी, मैं लोग सर्च करता हूँ यहाँ जितने भी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं और सऊदी अरबिया यहाँ पे आ। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि ये अब्दुल, अगर इनको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ तो ये बोलता है कि एक नोट के साथ आप इनको भेज सकते हैं मैसेज। तो अगर आप यहाँ पे नोट लिखें कोई भी, 200 करेक्टर से ज्यादा ना हो, तो जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे आपके कनेक्शन में आ जाएंगे तो होगा क्या। अब जब इनको कोई भी अब्दुल्ला अल हरतरी जो भी नाम है इनका, अगर ये सर्च करना चाहें कि मुझे एक कैंडिडेट चाहिए जॉब के लिए, अगर ये आपके कनेक्शन में ऑलरेडी हैं तो सबसे पहले आप उनकी सर्चिंग में आएंगे, अगर आप उनसे रेलिवेंट हैं जॉब के अंदर तो इस हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप क्या करें कि जिस जगह जिस लोकेशन पे आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या सऊदी अरब के अंदर, तो जितने भी HRM मैक्सिमम उनको आप कनेक्शन भेजकर उनको अपने नेटवर्क में ले आए। अगर आप उनके नेटवर्क में नहीं हैं तो वो क्या करेगा, लिंक्डइन के उसके ऑलरेडी जो नेटवर्क में जितने भी हैं उनको सबसे पहले वो उनको दिखाएगा, आपका नंबर बाद में आएगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैक्सिमम लोगों को कनेक्शन में ले आए, HR जितने भी रिक्रूटर हैं उन सबको अपने कनेक्शन भेज के उनको नेटवर्क में ले आए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वो कोई सर्चिंग करेगा तो आप उसके रिजल्ट्स में आ जाएंगे। उसके बाद इस सेक्शन में मैं मजीद कुछ बताना चाहता हूँ कि एक ओपन टू वर्क, ये अक्सर इसको ओपन रखना है आपने, इस सेक्शंस को। और यहाँ पे एक मैं और चीज ऐड कर दूं, ऐड प्रोफाइल सेक्शन, यहाँ पर आकर रिकमेंडेशन और ऐड फीचर्स, इसको लाजमी एक्टिव करना है। ऐड फीचर क्या करेगा, आपकी जो भी रिसेंटली कोई अचीवमेंट है तो उसको फीचर कर देगा। जैसे ये मैंने रिसेंटली कुछ मेरे सर्टिफिकेट थे तो ये फीचर्स में आ गए, तो फीचर्स को एक्टिव करके जो भी रिसेंट कोई सर्टिफिकेट है कोई एक्सपीरियंस है उसको हम इस तरह से यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो फीचर यहाँ पे दिखाना शुरू कर देगा। इसी तरह अब लिंक्डइन के ऊपर मैं एक और बात कर लूँ, वो ये कि लिंक्डइन का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। कोई भी सोशल मीडिया, चाहे वो लिंक्डइन है, फेसबुक है, कुछ भी है, लिंक्डइन वो वाहिद इस टाइम प्लेटफॉर्म है कि जिसमें सिर्फ 5% जितने भी यूजर हैं इसके, वो सिर्फ 5% का कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, 95% सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा बाकी जितने भी
प्लेटफॉर्म है उनमें ऐसा नहीं है। जैसे फेसबुक है, वहां पे बहुत सख्त कंपटीशन है खुद को रैंक करने के लिए। यूट्यूब है, उस पे भी बहुत सख्त कंपटीशन है। लेकिन लिंक्डइन ऐसा है कि इसमें आसानी से हमने क्या करना है कि अपनी जॉब से रिलेटेड डेली एक पोस्ट लाजमी लिखें। एक नहीं तो एक कंसिस्टेंसी बना लें कि मैंने हर वीक 3 दिन सेलेक्ट कर लें कि उसमें हर सूरत कोई ना कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड एक अच्छी इंफॉर्मेशन लिखकर मैंने इस लिंक्डइन में पोस्ट कर दें। उससे क्या होगा कि आपका लिंक्डइन, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर हैं, वो आपको लिंक्डइन पे आपको प्रोफाइल को फर्दर रीच देगा। मैक्सिमम लोगों तक ऑटोमेटिकली आपको रीच मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल बनाना जरूरी नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे पोस्ट लाजमी डालें ताकि जितना भी यूजर आए उनको कुछ ना कुछ उसका बेनिफिट मिले। तो ये बात थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका रिज्यूमे लिंक्डइन के साथ मैच करना चाहिए। रिज्यूमे यहाँ पे जब भी हम जॉब पे अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी हम अपलोड करते हैं रिज्यूमे लिंक्डइन के ऊपर। तो इसलिए आपका रिज्यूमे, ताकि इंटरव्यू के दौरान इसमें प्रॉब्लम ना हो, तो उसके साथ मैच करना चाहिए रिज्यूमे आपका। एक पॉइंट इंटरव्यू के हवाले से मैं बता दूं, इंटरव्यू के हवाले से कि रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए हैं कुछ, मैं उनके हवाले से यहाँ पे बता दूं। इंटरव्यू में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं किसी भी इंटरव्यू में कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कोई अपने बारे में बताएं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बताएं। ये वो क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप खुद को एक जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, या जॉब से आप कुछ भी है, आप एक जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे क्या सुनना चाहे आप उसको उस तरफ लेके जा सकते हैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के ऊपर। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपना नाम और क्वालिफिकेशन बतानी है, और तीसरा डायरेक्ट आपने कुछ एक्सपीरियंस के इन शॉर्ट जो उससे रेलिवेंट हो सिर्फ वही बताना है आपने। अपना कंट्री मेंशन नहीं करना, अपना कुछ भी और फर्दर डिटेल नहीं देनी उसको। सिर्फ आपने अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, और जो रेलिवेंट जो भी स्किल है उस जॉब से रिलेटेड जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसका हमने उसको इंटरव्यू में वही चीजें मेंशन करनी है। और फिर उस ताकि वो मैक्सिमम उसी के ऊपर क्वेश्चन पे आए। ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये कि अपने रिज्यूमे को कंप्रीहेंसिव पढ़ें उसको। कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। सम टाइम ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर सैप पे काम नहीं किया हुआ वो भी डाल दिया, आप सैप में से वो मॉड्यूल में से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो वो नहीं आएगा। इसी तरह अपने रिज्यूमे में वही चीजें लिखनी है जो जिसपे फुल ग्रिप हो आपके रिज्यूमे को, तभी आपका इंटरव्यू में उसको जस्टिफाई कर सकते हैं अपने रोल को। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के अंदर वो ये कि एक मॉडल आना चाहिए। क्योंकि रिसेंटली जो इंटरव्यू हुए उनमें पूछा गया क्वेश्चन के आपने ये कैसे ये अचीवमेंट क्या कोई एक मॉडल बताएं अपना। जैसे कोई एनालिस्ट की जॉब कर रहा है तो उससे बोलें कि कोई भी क्वेश्चन आएगा कि आपने एक मॉडल बनाया है तो अपने तौर पर एक मॉडल बना दे। मॉडल क्या है कि एक पूरा प्रोसेस है आपकी जॉब का, एक कोई अचीवमेंट का, एक स्टेप बाय स्टेप उस वो सारा सिनेरियो एक क्रिएट करके अपना वो सेव रख लें, ताकि जब भी कोई इंटरव्यू आए तो हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि ये उस मॉडल के थ्रू आप बेहतर आंसर कर सकते हैं। तो अब हम आई थिंक कुछ क्वेश्चन लेते हैं ताकि फर्दर जो चीज़ें जो एक्चुअली जो फेस कर रहे हैं हम सब, ताकि उनको एड्रेस कर सकें। तो प्लीज़ अगर क्वेश्चन ओपन करें जो भी पूछना चाहे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, उस्मान बात कर रहा हूँ। जी जी, वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट। आपने बड़ा अच्छा जो है वो चीज़ों को प्रेजेंट किया। और एक्चुअली हम लोग भी हैं जो इस टाइम पे केएसए में तो नहीं है, बट इन कमिंग
वीक्स जो है वो प्लान कर रहे हैं कि ऐसे आने का ना। ओके। इसमें ना थोड़ा सा एक मैं टॉपिक से हटके, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कोई माइंड मत कीजिएगा, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था जो कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मे बी जो भी पोटेंशियल हो लोग के ऐसे आने के लिए उनको भी प्रॉब्लम आ रही हो, कि जो हमारा वीजा प्रोसेसिंग और जो इधर इकामा का जो प्रोसीजर है उस पर थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स 3 मिनट्स, वो थोड़ा सा गाइडेंस दे सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, जो लोग वहां पे आके जॉब सर्च करना चाह रहे हैं, जैसे दुबई में जाते हैं लोग। जी जी जी, मैं आपको बता देता हूँ। सर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात वो मैं ये बताना चाहता हूँ, यहाँ ऑलरेडी हमारे कुछ दोस्त आए भी थे तो कुछ प्रॉब्लम उनको फेस हो रही थी जॉब हंटिंग में ना। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल से ये चीज़ बता देता हूँ कि एक तो आपने रिज्यूमे दो, यहाँ केएसए के लिए आपने ना रिज्यूमे दो रखने हैं अपने लिए। एक तो ये है जो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसमें कोई लोगो तस्वीर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये एक सिंपल रिज्यूमे होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, आपने एक लोगो वाला और अपनी पिक्चर वाला एक अच्छा सा रिज्यूमे रख लें, वो सिर्फ उसको भेजना है जो कोई आपको ईमेल देगा या व्हाट्सएप नंबर देगा कि अपना रिज्यूमे इस पे शेयर करें, तो आपने वो देना है, वो थोड़ा सा अच्छा एक इम्प्रेशन डालने के लिए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए रिज्यूमे यूज करेंगे ग्राफिक्स का ना, तो वो फिर आगे आपकी रैंकिंग में इशू आएगा। एक तो आपने रिज्यूमे को ऑप्टिमाइज करना है, दूसरा मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे आने से पहले आपने इसी तरह कनेक्शन में लेके आना है, यहाँ के आके आपके पास टाइम शॉर्ट होगा। तो एक चीज मुझे और याद आ गई जो मैं मिस कर गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है लिंक्डइन क्या करता है कि आपको एक प्रीमियम देता है 1 मंथ फ्री यूज करने का। उसमें आपके हायरिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और चूंकि ये कॉस्टली है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको आपने सेफ रखना है, इस ऑप्शन को। इसको ऑप्शन को आपने कब ऑन करना है, प्रीमियम उस वक्त यूज करना है आपने कि जब आप ऑलरेडी अपने लिंक्डइन कनेक्शन में अपने जितने भी मेंबर्स हैं उनको ले आए, जितने भी एचआर के लोग हैं उनको ले आए, जब आप मैक्सिमम कर चुके हो सारा काम, आपने रिज्यूमे अपलोड कर दिया, आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर दिया, जब हर चीज आपकी ओके है, उसके बाद जब आप केएसए में आके अप्लाई करना शुरू करते हैं ना, जिस दिन से उस दिन से आप प्रीमियम को ओपन कर दें। ये प्रीमियम क्या करेगा कि आपके रिसेंटली कुछ 2-3 मेंबर्स की जॉब इस वजह से हुई है, उन्होंने प्रीमियम को ऑन किया है, इसने ये आपको बहुत सारी एक्सेस दे देता है एचआर तक। ठीक है, आपको बूस्ट कर देगा आपकी प्रोफाइल को। तो आपने उस वक्त इसको यूज करना है, क्योंकि वो फिर आपका ट्रायल खत्म ना हो जाए इसका, ये सिर्फ 1 मंथ फ्री देता है, आप 1 मंथ इसको एक्टिव करें उसके बाद क्लोज कर दें। दूसरा आपने जो पूछा ना यहाँ केएसए में आने के लिए, जैसे दुबई में होता है कि ये वहां पे हम विजिट पे चले जाते हैं, इजी है दुबई में मूव करना, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली होता है कि यहाँ अकामे के बगैर नहीं आ सकते, क्योंकि विजिट पे आएंगे तो यहाँ पे वो प्रोसेस ऐसा नहीं है। और ना यहाँ पे लोकल वो चूंकि यहाँ सऊदी कल्चर एक इस कल्चर को भी हमें समझना पड़ता है। तो यहाँ पे जब भी आप आए तो आप इकामा लेके आए, वो जो 3 मंथ का 6 मंथ का, आप यहाँ पे आके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप 6 मंथ का कामा वो लेके आए, क्योंकि 3 मंथ का वो टाइम थोड़ा होता है, यहाँ पे वीकली 2 डेज ऑफ होते हैं, फ्राइडे और सैटरडे को। तो फिर टाइम यहाँ प्रोसेस भी थोड़ा स्लो है, दुबई की तरह प्रोसेस नहीं है कि वहाँ जो इमीडिएटली वो जो चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस भी लेट होता है। तो इसलिए 6 मंथ का आप इकामा लेके आए, तो ताकि वो यहाँ से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, जिस कंपनी में भी आप जॉब के लिए जाना चाहेंगे तो उसमें वो ट्रांसफर कर सकेंगे आप इजीली, आपको परेशानी नहीं होगी उसमें होंगे। तो बाकी विजिट का यहाँ पे आपके चांसेस बहुत कम होंगे आने के लिए। जी, आपको आगे मेरी बात फर्दर पूछना चाहें आप? जी कामरान साहब, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे एक सवाल। जी जी। कि मेरा जो है वो तकरीबन 5-6 साल से मैं जॉब कर रहा हूँ टैक्स डिपार्टमेंट में, यहाँ पे एक लिस्टेड कंपनी में। तो ठीक। मेरा जो एक्सपीरियंस है अकाउंट्स का, फाइनेंस का, वो सऊदीया का है 2009 टू 2011 ओके। एज अ सीनियर अकाउंटेंट। ओके। तो अभी मेरा स्टेटस ये है कि मैं फेलो मेंबर हूँ, और ACCA का पाथवे एग्जाम अभी मैंने दिया है रिसेंटली। इंशाल्लाह वो भी मैं ओके। क्वालिफाई कर जाऊंगा इंशाल्लाह। तो ओके। मैंने पूछना ये है कि मैं अपना CV जो आपने जो लाइंस मुझे बताई हैं उस पे अगर मैं इस पे अपलोड करूं तो लिंक्डइन पर, तो क्या मैं ओके। अकाउंट्स का ही एक्सपीरियंस शो करूं जो मेरा 2-3 कंपनीज का है, इंक्लूडिंग माय सऊदी एक्सपीरियंस,
या मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस शो करूं जिसमें मेरा टैक्स का, पीडब्ल्यूसी का भी है, जीटी का भी है, और भी एक्सपीरियंस है अच्छा टैक्स का। इसी तरह से मेरा जो है अकाउंट्स का भी एक्सपीरियंस है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मैं खाली अपना फाइनेंस का एक्सपीरियंस इसमें शो करूँ, या मैं ओवरऑल जो एक्चुअल मेरी पोजीशन है, क्या इससे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कि मैं अभी रिसेंटली टैक्स में काम कर रहा हूँ तो मेरे चांसेस फाइनेंस में जाने के कम हो जाए? नहीं, आप ऐसा करें, आप दो रिज्यूमे बनाएं आपने। ये मैं आपको बताता हूँ, जॉब हंटिंग जो टेक्निक्स है ना, ये मुख्तलफ हम टेक्निक्स यूज करते हैं। हम्म। यहाँ पे केएसए के अंदर ना, जिस बंदे को ऑडिट पे ग्रिप है उसकी हायरिंग के चांसेस भी, क्योंकि यहाँ पे वैट है, उसके बाद ज़कात की रेगुलेशंस है यहाँ पे बहुत सख्त हैं कंपनीज के हवाले से। तो वो प्रेफर करते हैं कि उस बंदे को हायर करने के जिसके पास ऑडिट का एक्सपीरियंस हो, और वो टैक्स वैट को और ज़कात, इन चीज टेक्निकल चीज़ों को अच्छे तरीके से वो समझता हो। इन चीज़ों पे आपकी स्किल बेस पे ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपके पास ग्रिप है तो एक रिज्यूमे आप ऑडिट का और इस हवाले से स्पेसिफाई कर दें। दूसरा ना, सिर्फ अकाउंटेंट या सीनियर अकाउंटेंट अकाउंटेंट कोई जॉब नहीं है, क्योंकि ये जब से ये एआई, हमारे मेरी खुद ऑर्गेनाइजेशन का मेरा एक्सपीरियंस है, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है मिडिल ईस्ट का। जी। इसमें हमारे अकाउंटेंट की जॉब ऑलमोस्ट रिस्की रिस्क पे है। क्यों? यहाँ आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब आ रही है, फाइनेंशियल कंट्रोलर की जॉब आ रही है। ठीक है, इस तरह की फाइनेंस से रिलेटेड जॉब जो है ना वो ज्यादा मार्केट में है। और दूसरा ये कि आप स्किल बेस पे आना शुरू हो गई हैं। पहले तो ये होता था ना कि हम सीनियर अकाउंटेंट लिखते थे, अकाउंट्स पेएबल में चले जाते थे, रिसीवेबल में चले जाते थे, इस तरह मुख्तलिफ। लेकिन अब वो स्पेसिफाई कर दिया चीजों को, ठीक है, कि वो तो उसी रोल को हिट करें। कामरान साहब, एक एक सवाल ये, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, जी कि जी। मतलब पाकिस्तान में टैक्स का एक्सपीरियंस अगर मैं शो करता हूँ, और तो क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है वो प्रिफेयर करेगा मेरा ये पाकिस्तान का एक्सपीरियंस, बेशक नहीं मैं हल बिग फोर का हो, बिग फाइव का हो? नहीं, बिग फोर का एक्सपीरियंस यहाँ बहुत मैटर करता है। आपको हेल्प जरूर करेगा यहाँ पे। लेकिन आपने जैसे मेंशन किया ना कि आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है केएसए का, तो वो हम्म। आपने क्या करना है, वो समरी में शो करना है आपने अपने टाइटल के अंदर कि आपके पास केएसए का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है आपके पास। ठीक है। सिर्फ ये ओ, है कि इंटरव्यू में आपने उसको जस्टिफाई कर देना है कि आप, मुझे बिग फोर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी पाकिस्तान में, मैं इसलिए मूव कर गया था। ठीक है, इस तरह से उनको अच्छा इम्प्रेशन देके ना, तो वो भी आप, ताकि आपको पता चले कि आप यहाँ लोकल रेगुलेशंस का पता है आपको। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वेलकम सलाम। कामरान साहब, मोहम्मद एहसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपने एक इनिशिएटिव जो लिया है हमारी कम्युनिटी को हेल्प आउट करने के लिए। और मैं आगे भी लोगों को यही कहूँगा कि जो भी किसी पोजीशन पे किसी स्किल के ओनर बन जाए तो वो उसको ट्रांसफर करना और उससे दूसरों को फायदा पहुंचाने का भी जरूर एक ले इनिशिएटिव जैसे आपने लिया। क्वेश्चन सर माशाल्लाह। मेरा ये है कि जैसे आप पाकिस्तान की मार्केट देख रहे हैं, टैक्सेस हैं तो सब लोग अम, यह है कि ज्यादातर लोगों के मॉनेटरी रीजंस ही होते हैं बाहर जाने का और ऐसे अप्लाई करने का। तो और यहाँ पर जॉब्स भी बहुत मुश्किल से मिलती हैं पाकिस्तान में। तो माय क्वेश्चन इज दिस के डू यू प्रेफर आउट ऑफ द टू ऑप्शंस आप किस ऑप्शन को प्रेफर करते हैं? कि एक तो ऑप्शन ये है कि जिस तरह आपने स्किल्स बताई कि इस तरह ये जॉब हंटिंग स्किल्स और कीवर्ड्स और लिंक्डइन पे इस तरह डाल के आप इस तरह अप्लाई करें। डू यू थिंक इज इट मोर प्रेफरेबल कि हम पाकिस्तान में रहते हुए अपनी जॉब जहाँ पे करंट है उस पे रहते हुए हम अप्लाई करें ऑनलाइन, या हम एक रिस्क लें जो कि बहुत से लोगों की एक बहुत मेहनत के बाद सेविंग्स बनती हैं और फिर वो उसका एक इकामा लें 3 महीने या 6 महीने का और वहाँ पे फिजिकली जाएं? मतलब मैं एक एज अ ये कि एज अ एम्प्लॉयर, वहाँ का जो एम्प्लॉयर है वो क्या प्रेफर कर रहा होता है, ऑनलाइन इंटरव्यू लेना प्रेफर कर रहा होता है या उसको फिजिकल प्रेजेंस भी चाहिए होती है? क्योंकि आप आजकल की जैसी मार्केट है, अब एक बंदा अगर सब कुछ अपना जो है एक तरह से एक रिस्क में डाल के यहाँ से रिजाइन करके ही जाएगा इतनी लंबी, तो 15 दिन की भी छुट्टियां किसी इंसान को नहीं मिलती हैं बहुत सी जगहों पे एक साथ। तो बिल्कुल। क्या क्या ये रिस्की नहीं होगा कि आप यहाँ से रिजाइन करके जाएं, अपनी सेविंग्स को एक रिस्क में डाल के जाएं, फिर फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो? क्या इससे ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये है मतलब मैं आप अगर मेरा सवाल समझ गए हो
कि जी जी मेरा मोटिव क्या है सवाल करने का। तो जी जी वो आप इस सवाल से काइंडली आंसर करें कि उनकी प्रेफरेंस क्या है, कि वो ऑनलाइन को प्रेफर करते हैं या उनके लिए फिजिकली प्रेजेंट वहाँ पे बंदे का होना जरूरी है, और वो क्या ये वर्थ है इतना रिस्क लेने की हमारे लिए एज ए पाकिस्तान। अच्छा, ये मैं आपको इसका बताऊं, क्योंकि मेरा दुबई का भी एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे किसी हद तक आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे कैसे में फिजिकल होना ज़रूरी है यहाँ पे ना। और इवन मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इकामा नहीं है, यहाँ का रेजिडेंसी वो इकामा नहीं है आपका, आप सिर्फ एज अ विजिटर भी आते हैं ना, तो वो भी फिर आपको इतना वो कंसीडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि थोड़ा कल्चरल कल्चरल चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं, काफ़ी ज़्यादा ना। लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कुछ मज़ीद चेंजिंग हो, लेकिन बहरहाल अभी तक यही है कि आप इकामे पे ही आपको आना पड़ेगा। आपकी इस तरह ऑनलाइन के चांसेस बहुत कम है। वो यहाँ पे अगर आप केएसए के अंदर हैं तो वो आपका जूम पे इंटरव्यू लेके आपको सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। लेकिन आपका यहाँ पे होना, वो अकामा पूछते हैं आपका। वो सबसे पहले इंटरव्यू लेने से भी पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो यही पूछते हैं कि आपका अकामा कब तक वैलिड है। उस अकामे की वैलिडिटी पूछते हैं आपकी। और यहाँ पे आपका जो लोकल है ना, वो चीज़ वो यहाँ पे आपको वो प्रेफर करते हैं। तो इसलिए ये रिस्क। और दूसरी बात ये है कि जो लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ना, हमेशा इस पे भी हम कभी बात करेंगे कि स्कैम से बचना है। आजकल ये स्कैम बहुत आ रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को जॉब्स आई हैं दुबई से, वो बड़े बड़े पैकेज ऑफर करते हैं। हो सकता है आपको कि ऐसे में अब यहाँ भी स्कैम आस्ता आस्ता बढ़ रहा है। तो इस चीज़ से भी आपने बचना है। और यहाँ पे होना ज़रूरी है उसके लिए ना। और एक अब सेशन सर नेक्स्ट। एक जी 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 सर एक सर छोटा सा इसी से एक रेलेवेंट मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये आप बता रहे हैं कि ऐसे इकामा तो कुछ लोग होते हैं जो कि ये कि रेफरेंस के थ्रू भी आपको ये पाकिस्तान में आ जाती है, या कहीं से लिंक्डइन पे वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और ये कि ऑथेंटिक कंपनी होती है, आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो गई। बट वो कंपनीज शुरू में आपको ऑन लेबर वीजा बुलाते हैं, और फिर उसको कुछ अरसे के बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या ये चीज जो है ये चीज ऑथेंटिक होती है, लेबर वीजा पे वहां पर जाना और फिर उसके बाद 5-6 महीने के बाद उसको कन्वर्ट जो वो कर देते हैं, जो भी उनका एक प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे गए हैं, लेकिन हमें एज अ पाकिस्तानी यहाँ पर हमें तो बहुत सी चीजें ख्यालात आते हैं, और बहुत सी न्यूज भी मिल रही होती हैं कि जो है ये कि किसी के साथ कुछ गलत हो गया या ऐसे। तो क्या ये लेबर वाली चीज ऑथेंटिक है, हाँ, और इस यहाँ प्रोसेस से पे जाना सेफ होता है? अगर अगर आप लेबर वीजे पे आते हैं ना, यहाँ पे अगर कंपनी अच्छी है तो वो आपको कन्वर्ट करेगी आपका वीजा। वो आपका वीजा कन्वर्ट करेगी। और यहाँ पे वीजा कन्वर्ट करने के लिए है कि सोकवा की मेंबरशिप होनी चाहिए। और सोकवा की मेंबरशिप के लिए सबसे पहले आपका वीजा एज अकाउंटेंट कन्वर्ट होगा, लेबर से एज अकाउंटेंट कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब आपके अकामे पे अकाउंटेंट आ जाएगा ना, फिर आपको सोकवा से मेंबरशिप लेनी पड़ती है। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका आईसीए में क्वालिफाई होना चाहिए, या एसीसीए होना चाहिए, या कोई भी और डिग्री वो क्वालिफाई होनी चाहिए। तभी सिर्फ बीकॉम की बेस पे सोकपा ने वो पॉइंट गिरा दिए हैं। उस पे नहीं मिलती उसकी मेंबरशिप। लेकिन अगर आप मास्टर एमबीए किया हुआ है, आईसीए में क्वालिफाई हैं, या कोई और डिग्री है, सीपीए एसीसीए, तो आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। वो मेंबरशिप लाजम है यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए, उसके बगैर नहीं और इस होगा। और इसका कितना ड्यूरेशन होता है कमन साहब? 1 ईयर का वो करते हैं, उसका मेंबरशिप देते हैं, फिर रिन्यू और होती रहती है उसकी मेंबरशिप। नहीं, जो लेबर से कन्वर्ट होने का ड्यूरेशन कितना होता है? हाँ, नहीं वो तो उसी वक्त हो। ये सिस्टम काफी फास्ट है, आप अच्छा। डालेंगे कुछ घंटों में वो कन्वर्ट हो जाता है, कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो दूसरा ये कि अब बेहतर यही है कि अगर आप खुद यहाँ पे आते हैं आपको पैकेज अच्छा मिलता है। ये ऐसे आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलता। अगर आपको यहाँ यहाँ से कंपनी अप्रोच करती है, वो बहुत थोड़ा सा पैकेज देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, कमल सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कमल सर, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं इस वक्त करंटली कतर में जॉब कर रहा हूँ, और ओके। कतर की मार्केट जो है वो आफ्टर फीफा बिल्कुल डाउन हो गई है। तो मैं मूव होना चाह रहा हूँ, और मेरे पास दो ऑप्शन हैं। या तो मैं एगामा परचेज करता हूँ, या मैं ई वीजा बेस्ड ऑन जीसीसी रेजिडेंस। अगर मैं ई वीजा लेकर आता हूँ तो उसकी क्या चांसेस है? तो मेरे पास 1 ईयर का मल्टी वीजा होता नहीं नहीं, वीजा कौन सा? रेजिडेंसी वीजे की बात कर रहे हैं आप क्या?
नहीं नहीं, ये बेसिकली जीसीसी का रूल है कि अगर एक नेशनलिटी, जैसे अगर आपके पास के का अगर रेजिडेंट है, तो आप ओके। अगर किसी कतर वगैरह आना चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और ई वीजा आपको बस 1 ईयर के लिए मल्टी एंट्री आप आ सकते हैं नहीं, किसी भी कंट्री में। आप इस वक्त हैं किस कतर में। लोकेशन? अच्छा, आप कतर। कतर में हैं, तो वहां से आप कैसे में आना चाहते हैं? जी। ओके, ये मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, बल्कि अगर यहाँ पे कोई है मेंबर्स में उनसे भी जी जी। अभी पूछ लेते हैं। ये ई ई वीजा जो है ना, ये विजिट वीजा ही होता है, तो इसमें इसका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। जी जी। अगर तो ऑलरेडी मिडल ईस्ट में है तो प्रेफरेबल यही है कि ये फिर जॉब हंट करें यहाँ पे ना, मतलब हम्म। प्रॉपरली मिडल ईस्ट बेस पे ही, मतलब फिर रिस्क ना लें फिर। ठीक है। हाँ, अगर तो जॉबलेस हो गए हैं तो ऑब्वियसली फिर यही है इकामे वाला, क्योंकि यहाँ पे सारे ट्रांसफरेबल इकामा ही प्रेफर करते हैं। प्रेफर क्या करते हैं उसके बाद ही बात करते हैं। अगर आप उन्हें कह देते हैं बिल्कुल। ट्रांसफरेबल इकामा नहीं है, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर ही नहीं करते। ठीक है। और जो कंपनियां पाकिस्तान से हंट करती हैं, जो आई थिंक लेसर देन 1%, तो वो काफ़ी डिस्काउंट भी लेती हैं, मतलब आपको कंपेंसेट कम करती हैं सैलरी में ना। ठीक है। अच्छा हाँ सर, ये एक, तो एक मतलब ये एक सर, ट्रांसफर लेगामा की अप्रोक्स कॉस्ट क्या है? ये कुछ अप्रोक्स बता सकते हैं, आपको आइडिया? कॉस्ट, जो वीजे की कॉस्ट है, हाँ, मैं जी जी। ट्रांसफरेबल इकामा जो वीज़ा है ना, ठीक है, आज उसकी 6 मंथ की है, एवरेज 4500, 6 मंथ नहीं की। नहीं 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 नहीं, बस सुने सुने तो सही ना। जी। ये अभी क्योंकि जो ट्रांसफरेबल इकामा वाला वीज़ा मिल जाता है ना नॉर्मली, जो एजेंट्स के जरिए, या आपके जो यहाँ पे ऑलरेडी आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो वो आता है, कॉस्ट उसकी कोई आपको पड़ जाती है 8 9 10 11 12 ना, 1 ईयर इकामा। वो वन हाँ, ईयर 1 ईयर प्लस का, बिल्कुल। 1 ईयर प्लस इकामा होता है। ठीक है। तो आई थिंक वो कोई बहुत ही छोटी कंपनी होती, छोटी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, तो उसके चार्जेस नहीं होते काम के ना ज्यादा। ठीक है, तो वो आप एग्री कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ रिसेंटली इस साल सुना था कि लॉज भी चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारे नॉलेज मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है कि, लेकिन बहरहाल आपको अगर ट्रांसफरेबल इकामा मिल रहा है ना, तो वो कोई 10 प्लस माइनस की रेंज में 1 ईयर इकामे के साथ मिलना चाहिए। ठीक है, वो लेके आप आ जाएं तो उसके बाद भी आपका यहाँ पे आके एडवेंचर शुरू हो जाएगा, सेकंड मतलब बिगर एडवेंचर, कि उसमें आप कितने एक्टिवली नेटवर्किंग कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं चैनल्स पे ना। ठीक है। सीनियर्स के लिए ये थोड़ा जो सा। आजाद वीजा होता है वो भी, जी आजाद वीजा अस्सलाम भी यही वालेकुम। कहलाता है? हाँ, आज़ाद वीज़े का मतलब यही होता है, ट्रांसफरेबल इकामे वाला ना। जी अस्सलाम ओके। वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। जी जी अस्सलाम जी, वालेकुम। वेलकम। आज़ाद वीज़ा जी ट्रांसफरेबल इकामे वाला वीज़ा ही कहलाता है। जी, 3 मंथ्स का जो और काम है अगर ना, ये उसकी 6 मंथ्स, कॉस्ट, थ्री देखिए, ये मंथ्स का सिक्स काम है मंथ्स की उसका। कॉस्ट और 3 मंथ्स की कॉस्ट अगर हम जानना चाहें तो पता चल नहीं सकती नहीं है यहाँ से? नहीं नहीं, वो थ्री असल में 3 मंथ 6 मंथ में वो भी तकरीबन इतना ही चार्ज कर जाते हैं। अस्सलाम लेकिन वालेकुम, जी मैं जरा इस पे गाइड अस्सलाम करूंगा वालेकुम, प्लीज। मेरा मैं हाँ बता जी, हाँ देता जी। हूँ रिसेंटली आपको। मैं इंटरेक्शन अभी हुआ है दो तीन रिसेंटली लिया है एजेंट से मैंने। ना। एक्सक्यूज मी, जी जी। रिसेंटली गुस्तान। लिया मैंने। मेरा दो डिफरेंट मैंने एजेंट से इंटरेक्शन हुआ है रिसेंटली जो है ना। उन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट मुझे बताई है वो 3 मंथ्स ट्रांसफरेबल कामा की वो बताई है 8000, जिसमें आपको जो है ना वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको जो है वो 3 मंथ्स का इकामा दे रहे हैं। सेकंडली आपकी डिग्री अटेस्टेशन की जिम्मेदारी उनकी है। वीजा प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी है, और सऊदीया का जो मेडिकल होगा ये उनकी जिम्मेदारी है। ये फोर्थ चीजें हैं। इसका पैकेज वो तकरीबन 8000 to 8500 में दे रहे हैं ये। 8500 में सर मैंने लिया है, 3 मंथ्स का काम है। नहीं नहीं, ठीक है। सुने ठीक तो है। सही ना। सुने सुने सही, ये मेडिकल जो यहाँ का है ना, वो कोई 100 150 डॉलर रियाल में हो जी जी, जाता है। वो इसमें इंक्लूड ठीक है, है। वो हाँ इसमें हाँ। इंक्लूड है। नहीं, वो इंक्लूड ना भी हो, लेकिन एडवाइजेबल यही है कि आप मार्केट में 1 साल की कामे वाले मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आप वही लेके आए, वो तकरीबन आप 2000 3000 डॉलर रियाल या 1000 रियाल ज्यादा दे दें, तो आप वही लेके साढ़े आए, बारह क्योंकि हजार में है सर वो, 12,500। बस वो रिसेंटली शायद प्राइस बढ़ गई हो, पिछले साल कुछ मतलब क्योंकि 10 से नीचे लिया था। 12,500 से 13,000 में दे रहे हैं इस वक्त, ज्यादा सेचुरेशन हो रही है ना, लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो हाँ। प्राइसेस इंक्रीज हो गई हैं। तो तेरह नहीं हजार की साल की कॉस्ट है, और नहीं, 11,000 की कॉस्ट जो है वो है 11,500 की 6 महीने। असल में 11,000 से ग्यारह हजार छह पाँच महीने पे 6 महीने का प्रेफरेबल इसलिए नहीं है कि बाज बार 6 महीने में जॉब नहीं लगती। ठीक है। या आपका अकामा ट्रांसफर नहीं होता, तो वो आपको 6 महीने
के बाद आपको जो है ना वो स्टक कर देते हैं, फिर वो फिर आपसे मतलब इससे ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। सर वो ठीक है, रिन्यू कर लेते हैं, 3000 में दोस्त ने करवाया मेरे। बस ठीक है, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप पहले ही 1 साल की लेके आए। ठीक है डील, मतलब अब कईयों की तो मतलब विद इन 3 मंथ जॉब लग गई है, उनके पास तजुर्बा हाँ था। हमें कई दोस्त हैं इनकी वीक वीक में भी लग गई है, 15 दिन, किसी की 1.5 महीने हाँ में लग गई है। हाँ डिपेंड ठीक है, करता है वो सिचुएशन के आपके ऊपर। अपने ऊपर है। देखें, ये सारी ऑप्शंस ट्रांसफरेबल काम वाली हैं। जी ठीक जी, है, वो ये डेफिनेटली आप तीन सही महीने कह वाला रहे हैं, हर भी किसी वर्क की किस्मत करता है। है जी, 6 मंथ इसमें वाला भी कामरान काम साहब, करता है जी। जी जी। इसमें आपने जो भी बताया था कि आपके पास ये कि बीकॉम की बेसिस पे वो नहीं होता कन्वर्ट लेबर वीजा उसमें, तो अगर जैसे हम लोग हैं, जैसे मैं हूँ, मेरा एक पेपर रहता है, या कुछ लोग होते हैं 2-3 पेपर रहते हैं, तो आईसीएमए का जो प्रोफेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है वो हमारे पास है, क्योंकि चार्टर्ड लेवल के लिए आपको कंप्लीट करना होता है। तो उसकी बेसिस पे भी क्या जो है वो लेबर से अकाउंटेंट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास कोई एमबीए डिग्री या कि कोई भी मास्टर्स डिग्री नहीं है, बीकॉम के अलावा नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली ना, जो बीकॉम है ना, उनके क्रेडिट आवर्स ये देते हैं 11 से 12 को इतने देते हैं ये। ठीक है, वो बीकॉम जी, कम कर दिए इन्होंने, पहले ज्यादा देते थे क्रेडिट आवर्स, ठीक है लेकिन जी। वो कम कर दिए। तो लेकिन जी, वो आप जब आ जाएंगे ना, उसका सोल्यूशन है, निकल आएगा उसका, आप टेंशन ना लें, बस जॉब ढूंढें पहले। जॉब आनी चाहिए। अच्छा जी। ये इतना चलो। बड़ी टेंशन वाली नहीं है। जिनका इंटर कंप्लीट है ना आईसीएमए का, हम्म। उनका सोल्यूशन है, वो जी आपको मिल जाएगा सोल्यूशन, उसकी टेंशन मत लो। जी। अच्छा सर, आप थोड़े से एक्सपेंसेस भी बता सकते हैं कि जैसे अगर कोई आपको ये है कि रेफरल के थ्रू कोई जॉब करवाता है, या आप वहाँ पर आके करते हैं, तो इनिशियली कुछ ये है कि वो तो इवेंचुअली रीइम्बर्स हो जाते होंगे एम्प्लॉयर से यहाँ पर, लेकिन कितना इंसान यहाँ से ये कि बजट बनाकर आए, या जैसे ये कि टिकट है, वीज़ा है, इन सब चीज़ों के एक्सपेंसेस, जैसे अगर कोई आपको यहीं से ही बुला रहा है पाकिस्तान से, या वहाँ जाके अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका कोई आइडिया दे सकते हैं? सर, यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है ना, वो तो एक अगर कहें कि एक जॉब हंटर जो है ना, वो मिनिमम भी करे ना, तो 1500 रियाल तो पर मंथ हर सूरत आएगा उसको, शेयरिंग के साथ, अकोमोडेशन में। ठीक है, इसके प्लस प्लस ये आपका 2000, इस तरह आपका मंथली एक्सपेंस यहाँ पे आता है यहाँ पे। ठीक है, तो देखें लेकिन देखें ये सॉरी, ये हमारे बास डेरे हैं यहाँ पे, लोग जो है ना नॉर्दर्न हम्म, इलाके के। ठीक है, तो अगर अगर तो आपका उनके साथ कनेक्शन हो जाता है डेरे में, तो वो तो कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। ठीक है, हम्म, खाने पीने में भी वो मिला के कर देते हैं। ठीक है, तो उनकी शेयरिंग कॉस्ट भी कम है, लेकिन ओबियसली मॉडरेशन होती है। अदरवाइज आपकी कोई रियाद में कोई अकोमोडेशन 500 से 600 रियाल में मिल जानी चाहिए। ठीक है, और आपका कोई 300 400 रियाल, मतलब यानी कि आपका इंटरनेट और खाने पीने का कोई 1000 रियाल प्लस माइनस आप रख लें वैसे। ठीक है, ये 2000 तो बहुत ज्यादा है। अगर हाँ इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है आजकल, खैर रियाद में तो बस भी चल गई है। ठीक है, तो हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसको आप कहीं भी कर लें क्योंकि फौरन। इंटरव्यूज इंटरव्यू वगैरह ज्यादा तो ऑनलाइन हो जाते हैं। ये लेकिन बाद वो बुलाते भी हैं कि आप फिजिकल भी दें जो है ना, तो वो लेकिन कोई वो ये इतनी कॉस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वो जब आपको कंफर्म करना चाह रहे होते हैं तो फौरन आपके इकामे की कॉपी मांग लेते हैं। जी। ठीक है, तो वो मतलब ये इसलिए आपके पास ट्रांसफरेबल इकामा वो पूछते हैं, हाँ भी इकामा ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो जाएगा। बल्कि इसलिए सीवीज पे बाज़ औक़ात लिखा लिखा जाता है, बाज़ औक़ात कहा जाता है जब अप्लाई करते हैं कि मेरे पास ट्रांसफरेबल इकामा है, तो इसका मतलब उसको पता चल जाता है बंदा यहाँ मौजूद है और ट्रांसफरेबल इकामा भी इसके है, तो इससे बात की जा सकती है। ठीक है, तो अदरवाइज मतलब आउट ऑफ सऊदीया कोई एंटरटेन नहीं करेगा। और अगर कोई विजिट वीज़े पे भी है, क्योंकि विजिट वीज़े कोई 2 साल से ये आया है, लेकिन उस पर कई ने कई स्टूडेंट्स मेंबर ने ट्राई की है, लेकिन उस पर रिजल्ट नहीं आता क्योंकि वो इंटरटेन कोई नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, कामरान साहब एक सवाल है मेरा आपसे। जी जी। कामरान साहब, ये जो लेक्चर रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल होगा इन ग्रुप? जी जी, इसका लिंक अब आपको भेजेंगे इसका, और जो पिछले भी हमने कुछ दिए हैं ना, उनके भी लिंक आपसे शेयर करेंगे वो। काइंडली दूसरा ये थोड़ा सा जो ये पीडीएफ लिंक मटेरियल है, ये ये भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्लीज इस जैसे सेशन के सर, बाद में ग्रुप शेयर कौन से कीजिएगा। हैं? व्हाट्सएप ग्रुप है या कौन से ग्रुप है? ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ जॉब। यहाँ पे मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ ना, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, इसी तरह की भी गाइडलाइन चाहिए ना,
तो आप इस पे राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ना। कामरान साहब थोड़ा जूम कर दीजिएगा। ओके। ये कामरान साहब जरा बेस्ट टाइम भी बता देगा कि आपको किस मंथ में आना चाहिए। यार यहाँ किसी टाइम भी आ सकते हो आप, रमज़ान छोड़ के, क्योंकि रमज़ान में थोड़े वो बिजनेस आवर जो है ना वो चेंज हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा आप कभी भी आके अप्लाई करें इंशाल्लाह। लेकिन ये है जैसा कि हमने आज भी के लेक्चर में भी बताया ना, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं सबको यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जो जॉब न होने की एक ही रीज़न होती है और वो है एटीट्यूड। अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है ना, तो हमें कभी सारी स्किल्स होने के बावजूद, एक्सपीरियंस होने के बावजूद हमें जॉब नहीं मिल सकती। उसकी रीज़न क्या है? एटीट्यूड क्या है? हमने अपने व्हाट्सएप के प्रोफाइल में कोई अजीब सी पिक्चरें लगाई होती हैं, जिसने हमसे व्हाट्सएप पे सीवी मांगा होता है। हमें चाहिए कि हम अपना एक अच्छा प्रोफेशनल डीपी होनी चाहिए हमारी व्हाट्सएप के ऊपर। इसी तरह जब भी किसी को ईमेल करें, कभी भी रात को ईमेल ना करें। रात को आप सारी वर्किंग करके रखें, जिन जिन को भी आपने ईमेल्स अपना रिज्यूमे भेजना है, तो सुबह 8 से लेके 10 बजे तक ये बेस्ट टाइम है किसी भी जगह अपना रिज्यूमे सेंड करने के लिए। दो चीजें हो गई। तीसरी बात यह कि आपने जब भी किसी को फॉलो अप करना है ना, किसी ने आपको किसी का कोई रेफरेंस दिया है, तो उसको आप ये ना करें कि अस्सलाम वालेकुम, फिर आप थोड़ी देर बाद पूछें हाउ आर यू। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव सा शॉर्ट सा मैसेज लिख दें कि इस तरह मुझे, मैं उनके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ और ये इसमें मुझे फेवर चाहिए जॉब के लिए, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस इतना लिख के छोड़ दें उसको। और कभी कभी उसको 3-4 दिन में एक बार रिमाइंड करवा दें। ये जो इस तरह की चीजें होती हैं ना, ये बड़े आपको जो है ना वो हेल्प करती हैं जॉब हंटिंग टेक्निक्स के अंदर। ठीक है, अपना टाइम मैक्सिमम यहाँ पे आके यूटिलाइज करें। ठीक है, यहाँ पे आके अक्सर लोग सो जाते हैं, इधर उधर टाइम, ये चीजें नहीं आते। साथ ही मुझे याद है जब मैं दुबई में ये सॉरी सऊदी अरब में जब मैं खुद आया था, तो मैंने कौन सा डे सिलेक्ट किया था? थर्सडे का, ताकि मेरा कोई एक दिन भी वेस्ट ना जाए। मैं थर्सडे को यहाँ दमाम लैंड हुआ था और फ्राइडे को मैंने यहाँ पे लोकल नंबर हर चीज़ अपनी एक्टिव करके सैटरडे को मैंने अप्लाई शुरू कर दिया था। और विद इन 1 वीक अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 कॉल्स आ गई थी। ठीक है, तो ये है कि आपने मैक्सिमम चीज़ों को यूटिलाइज करना है। ये ऑनलाइन बेस्ट टूल है, आप मैक्सिमम कंपनी तक अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एटीट्यूड से आती हैं कि हम कितना उसको सीरियस लेते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। कामरान भाई ये बताइएगा, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई है कि सऊदीया ने नेशनैलिटी देना शुरू की है कुछ जी जी। प्रोफेशनल्स को। जी जी। तो क्या अकाउंटेंट शामिल है उसमें और क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? सर ये टॉप जो लोग हैं ना, साइंटिस्ट हो गए जो ज़्यादा, एक्चुअली इनका पर्पस ये है कि जैसे यूरोप नेशनैलिटी देता था फैमिली बेस पे, जितने भी हमारे पाकिस्तान में जितने भी लोग जिनकी क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं थी, उन सब ने यूरोप की नेशनैलिटीज ले ली। तो वो उन्होंने एक पॉइंट एक आर्टिकल में रेज किया था कि इस तरह के लोगों को नेशनैलिटी मिल गई है कि जिसका उन पे बोझ बन रहा है उनके ऊपर। ठीक है, इन कंट्रास्ट सऊदी अरब ने क्या किया है कि ये कह रहा है कि मुझे टॉप टेक्निकल बंदे चाहिए इनको। ठीक है, उसमें उसमें साइंटिस्ट हो गए, उसमें कोई, अगर कोई फाइनेंस से रिलेटेड बंदा है तो वो होगा, कोई टॉप का एनालिस्ट होगा, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि वो उनके लिए अप्लाई करे जो है ना। लेकिन अल्टीमेट यही है कि इनका जो पर्पस है वो इस तरह के क्रिएटिव लोगों को लेना और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेना। ठीक है, ये दो इन्होंने रखे हुए हैं ऑप्शंस, कि ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट आए और ज़्यादा टेक्निकल लोग आए। इन्वेस्टर का तो काफी अरसे से खुला हुआ है, वो तो आपको वीजा मिलता है ना, वो नेशनैलिटी तो नहीं होती। एक्सक्यूज मी, ये जी जी। ग्रुप का जो लिंक है ना, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है चैट में। ठीक है, ओके। तो रिकॉर्डिंग यहाँ पे शेयर हो जाएगी, कोशिश करेंगे अगर कहीं और भी हो, क्योंकि ये लाइव नहीं चल रहा सेशन ना। ठीक है, तो अच्छा आप अच्छा। ये ज्वाइन कर सकते हैं सारे। चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजा है। ठीक है, तो इसी में इसके एडमिन है, अपना कामरान साहब भी एडमिन है इसके ना। ओके। जी सर, और क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा कमल भाई, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जिस तरह डिफरेंट
जगहों पे एजेंसीज होती हैं जो आपकी जॉब्स वगैरह प्लेसमेंट्स करवा के देती हैं। जी जी। तो क्या सऊदी अरब में भी इस तरह का कोई कल्चर है कि कोई एजेंसीज हैं मौजूद जो कि जिनसे रब्ता किया जाए, कांटेक्ट किया जाए और वो आपकी किसी कंपनी में प्लेसमेंट और इकामा वगैरह सारा? सर ये जो एजेंसीज है ना, इनके लेबर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है ना वो लेबर्स लेती हैं, तो उनका एक कंपनी का वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक ही के साथ हो। लेकिन ये जो अकाउंटेंट और इस तरह की फील्ड्स है ना, इनके लिए यहाँ पे इस तरह की कोई सही वर्किंग नहीं है, उसकी एजेंसीज नहीं है यहाँ पे। नहीं, कुछ रिक्रूटर हैं, अवेलेबल रिक्रूटर्स हैं जो कि करते हैं, यूएई में करते हैं, पूरे जीसीसी में करते हैं, और अच्छी बड़ी पोजीशंस के लिए रिक्रूट करते हैं। ऐसा कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में, अगर आप ब्राउज करें दुबई तो में है। आपको। जी जी। दुबई में हैं कुछ एजेंसीज, लेकिन उनके भी इश्यूज हैं। जैसे टास्क सोर्स, मैं आपको नाम दे देता हूँ, एक बहुत जी बड़ी सर, काइंडली रिक्रूटमेंट कोई एजेंसी। रेकमेंड अगर कर दें ये अपने इधर शीट में कोई नहीं दो नहीं, चार कोई। नहीं नहीं, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस पे एक्सपीरियंस बुरे ही आते हैं मैं लोगों के ना। जैसे मैं अभी भी जिक्र कर रहा था कि टास्क आउटसोर्सिंग एक बहुत बड़ी रिक्रूटर कंपनी है, जो इधर केएसए में भी आई है, उसने दुबई में भी, गल्फ में बहुत काम है उसका। लेकिन क्या है कि वो ज्यादा लोगों को रखते हैं, ये जो सेल्स की जॉब्स हो गई, लेबर्स की जॉब हो गई, नहीं नहीं, आप इन लोगों फाइनेंस के में आप लिए ज्यादा है। पर्टिकुलरली देखें, माइकल पेज को देखें आप, वो बहुत बड़ी कंपनी है और पूरे गल्फ में क्या पूरी दुनिया में है वो। देखें, माइकल पेज के जो है ना, इस तरह के 5-6 बड़े नाम आपको मिल जाएंगे। जी। ठीक है, लेकिन उसमें बात यही है कि ओपनिंग्स बहुत कम आ रही होती हैं। ठीक है। और आप उनसे इवन शुरू में कुछ के नंबर्स भी होते थे, इंडिविजुअल जो थे ना वहाँ पे, एचआर एजेंट के, तो राब्ता भी किया जा सकता है। तो अब वो राब्ता नहीं करते, क्योंकि आप या जो भी राब्ता उनसे कर रहे हैं ना आप, हम उनके लिए इन्वेंट्री हैं। ठीक है। उनको जब जरूरत पड़ेगी, जब ऑर्डर आएगा, देन दे विल सी। लेकिन अब यूएई की वजह से बहुत ज्यादा सप्लाई मौजूद है। ठीक है, तो ये अब आपने खुद ही तमाम जो वेब.com है, एक्सपेट्रिएट है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने, ठीक है, और सीनियर सीनियर पोजीशन पे जो है ना, फॉर सीनियर पोजीशन पे ये काफी मुश्किल है जॉब प्लेसमेंट का। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्राम भी है, ज्यादा ये जो नए आ रहे हैं, ठीक है, यंग है, मिडिल के ये कैरियर, अर्ली कैरियर, उनको आसानी से मिल जाती है जॉब ना, कंपैरेटिवली। कमल एक और क्वेश्चन था, क्या जी आपको जी। इस बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि जो सी इंटर है, सी फाइनलिस्ट है, सोकपा एलिजिबल है उनके लिए सोकपा मेंबरशिप? नहीं नहीं। नहीं, सीए क्वालिफाइड पे। अच्छा ठीक है। अस्सलामुअलैकुम जी, कामरान साहब। वेलकम क्वेश्चन सलाम। है। जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं मेंबर हूँ और मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है और इधर पब्लिक सेक्टर कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो मुझे बताएं, इट इज़ वर्थ कमिंग टू सऊदी अरेबिया, क्योंकि यहाँ से तो फिर रिजाइन करके जाना पड़ेगा पाकिस्तान में। देखिए, इसमें ये रिस्क तो है, ये हम कह नहीं सकते कि आपको 100% जॉब मिलेगी। और जॉब तो खैर मिल भी जाती है, कोई इशू नहीं है इतना। लेकिन ये है कि आप उसमें कैलकुलेशन कर लेना कि आपकी वहाँ की इनकम कितनी है और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितनी है। जो हम ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ पे पैकेज कितना मिनिमम आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसका कंपैरिजन कर लें, अपने एक्सपेंसेस, फैमिली मैटर्स, ये सारी चीज़ें ना, तो फिर आप इनिशिएटिव लें, आपके पास बैकअप कितना है। ठीक है, तो फिर आप उस पे। और दूसरी एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि यहाँ एज फैक्टर कंसीडर होता है। यहाँ पे वो पूछते हैं एज, काफ़ी बार मैंने देखा है, पूछा है एज का वो। ठीक है, तो 45 तक कोई इशू नहीं है इतना। वो अच्छी पोजीशन के लिए रख लेते हैं बंदे। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कामरान साहब, जी जी। कि अगर जैसे कि एक तो ये सिंगल आदमी वहां पर जा रहा है जॉब करने के लिए, जॉब हंटिंग करने के लिए, और फर्स्ट कर उसको वहाँ पर जॉब मिल जाती है, तो वो अपने स्पाउस को कितने टाइम में वहां पर जो है रख सकता है, और कितने परसेंटेज से जो है आपके एक्सपेंसेस वहां पर रहने के इंक्रीज हो जाते हैं? जैसे आपने कहा 2000 तो बहुत ज्यादा करके है, तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ जा रहे हैं, स्पाउस के साथ जा रहे हैं वहां पर, तो फिर ये कितने हो जाते हैं? और एक और मेरा क्वेश्चन सर ये है कि यहाँ पर
जैसे ये है कि सीनियर मैनेजर या मैनेजर की पोजीशन पे एक जो है बंदा जॉब कर रहा होता है जो 8 से 10 साल का जिसका एक्सपीरियंस होता है, और उसको वहां पर अगर ऑफर आती है ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर लेवल की, लेकिन उसमें जो है पैसे उसके ज्यादा होते हैं, पाकिस्तान की सैलरी का 3 टाइम्स होता है या 4 टाइम्स होता है, तो क्या उसके वो चीज सीवी पे इम्पेक्ट नहीं करता इंटरनेशनली अगर देखा जाए कि ये करते करते ऑफिसर असिस्टेंट नहीं नहीं से नहीं इसने पड़ता। जॉब शुरू की थी और नहीं मैनेजर नहीं तक आ गया और फिर उसके बाद फिर से ही ऑफिसर पे चला गया? नहीं 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 देखें, वो सीवी पे आपके इम्पैक्ट नहीं करता। सीवी आपके अपने कंट्रोल में है, ठीक है। उसकी जितनी वैरायटीज वर्जन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और इधर इधर कोई ऐसा भी नहीं है। जब आप यहाँ प्राइवेट सेक्टर में आ जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, बहुत रेयर की इवन डिग्रीज वगैरह की कॉपीज ले लेते हैं। कोई इसको अपनी ओरिजिनल डिग्रीज भी नहीं मांग रहा होता था, ठीक है। ऑलरेडी आप उपा के मेंबर मेंबर बन गए हैं, तो आपके लिए चीजें ये सारी कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अक्सर मकसद ये है कि आपने अपना, ये आवाज आ रही, सॉरी, मोहम्मद अवैस साहब, मोहम्मद अवैस साहब। मैं क्या, मैं तो बोलना पे हूँ। अच्छा, आप बोल रहे हैं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, चलें, एनी हाउ, वो उसमें ये मैटर नहीं करता। अगर आपको पैसे अच्छे मिल रहे हैं मल्टी टाइम, तो आपको अच्छी ऑप्शन मिल रही है, तो आप मूव ऑन हो, ठीक है। आप कोई 1-2 साल का तजर्बा लें, ठीक है। और कोशिश करें बाद में आपका इकामा वो ट्रांसफरेबल हो। अगर वो कंपनी आपको ट्रांसफर कर दे देती है, अगर आप उस कंपनी के वीजे पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती है कि आप फिर आपको अच्छी ऑप्शन नहीं मिलती, आप मूव कर जाते हैं। बाज़ बात फिर कंपनियां जब खुद वीज़ा दे रही होती हैं, तो वो आपको ट्रांसफर ट्रांसफर का स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो आपको फिर एग्जिट करके वीज़ा करके आपको वापस जाना पड़ता है। फिर आप नया वीज़ा अपना लेके आते हैं। तो ये भी इस स्ट्रेटजी में एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जब आप अपना वीज़ा लेके आते हैं तो वो आपकी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो आप उसको ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। फिर दूसरा, इसी तरह पाकिस्तान में जैसे अच्छी बुरी कंपनियां हैं, ठीक है, तो यहाँ भी हैं ऐसी, ठीक है। बहरहाल, उसमें बंदे ने आपने खुद देखना होता है कि उसकी पेइंग कैपेसिटी है, ठीक है, सैलरीज पे कर रही है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, टाइमली आप ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। खैर वो तो बहरहाल, अगर आपको अच्छी मल्टीपल्स मिल रहे हैं पाकिस्तान से, तो आपको मूव होना चाहिए। अच्छा, अब बाकी फैमिली के खर्चों की बात, 400 रियाल पर मंथ पर डिपेंडेंट आपकी वीजे पे है। अपना क्या कहते हैं, ये फैमिली वीजा, अगर इकामा फैमिली का लेते हैं, तो इसमें जी। काफी लोग जो 5-5, 6-6 हज़ार रियाल भी ले रहे हैं ना, रियाद की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ मेरी टीम में, तो वो ये कर लेते हैं, कोई विजिट पे बुलाते रहते हैं, ठीक है। अगर बच्चे छोटे हैं तो वो चलता रहता है ना, ठीक है, विजिट पे बुला लेते हैं, ठीक है, फिर भेज देते हैं, तो उस तरह चला जाता है। अदरवाइज अगर क्या कहते हैं, आप इकामे लेते हैं फैमिली की, उनकी फिर कॉस्ट है, फिर ऑब्वियसली आपकी फिर सैलरीज रेंज उस हिसाब से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन खैर, ये बात की बातें हैं। पहला तो ये है कि आप ज्वाइन करें। अगर तो आपको मल्टीपल अच्छे मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्या खर्चे हैं, मैं ला सकता हूँ फैमिली। बाज़ लोग 1 साल 2 साल डिले कर देते हैं, कोई अच्छी जॉब में चले जाते हैं, फिर जाके बुला लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह चलता है, आपने मैनेज करना। अच्छा, लेकिन डॉक्टर कामरान साहब, एक इमरान सवाल साहब, मेरा इस है। हवाले से ही मुझे कामरान एक चीज साहब, पूछनी थी आपसे। जी जी। इमरान साहब, जी जी। पूछना चाहता था, आपने कहा कि ये फैमिली को जो है वो 3 मंथ्स के लिए बुला सकते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसको फैमिली को जो है, मैंने जो लॉ सुना है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि 3 3 महीने को फिर आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं वहां रहते हुए। पहले ही होता था कि फैमिली को वापस भेजना पड़ता था या कुछ इस तरह था। अब ये है कि वहां रहते हुए फैमिली का जो विजिट वीजा है वो 3 3 मंथ्स आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। क्या है ये बात सही है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें जो अभी लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस में 2 कैटेगरी के वीजे आते हैं, ठीक है। सही। अब जो 3-3 महीने वाला वीजा है ना, तो उसमें ये होता है कि 3 महीने वाले वीजे में आपको फैमिली को आप फिर एग्जिट करना होता है। बाज हम्म। औकात वो गैर एग्जिट के अलाउ कर देते हैं, लेकिन आज ज्यादातर चल रहा था, अब मुझे नहीं पता इस साल क्या हुआ है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप उसको एग्जिट करके आप बहरीन चले जाते हैं, बहरीन से फिर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अप या टू फिर 2 इयर्स, अप टू 2 इयर्स। आफ्टर 3 मंथ, ये विजिट फैमिली के विजिट वीजे की बात कर रहा हूँ। मतलब ये 3 3 महीने के एक्सटेंड के साथ साथ ये तकरीबन टोटल 2 इयर्स तक हम कर सकते हैं या? नहीं, 2 इयर्स नहीं, ये 2 टाइम 3 टाइम चलता है, 2 टाइम चलता है, 3 टाइम, ठीक है। क्योंकि वो वीजा ही शायद आपका 1 साल का मल्टीपल एंट्री वाला निकलता है, ठीक है। अच्छा। अभी सऊदी जो रूल्स है ना, काफी ऊपर नीचे इसमें एडजस्ट हो रहे हैं,
तो आई थिंक इसमें फिर चेंजेस आती रहेंगी ना, सही। क्योंकि जब इन्होंने फैमिली लेवीज, ये जो टैक्स जो लगाया है फैमिलीज पे, डिपेंडेंट्स फीस जिसे कहते हैं, डिपेंडेंट लेवीज भी कहते हैं, फैमिली लेवीज भी कहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद काफी मतलब जो फैमिली सी चली गई थी, ठीक है, जो कई नस्लों से या दूसरी नस्ल तक बैठे हुए थे, ठीक है। अच्छा हाँ जी जी। कामरा साहब, मेरा एक सवाल जी है। जी जी। सर ये एक्सपेक्टेड सैलरी, अगर मैं फर्स्ट इंटरव्यू दे रहा हूँ या सेकंड इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो फर्स्ट एक्सपेक्टेड सैलरी क्या मैं कोट करूँ उन्हें? अगर मेरा 8+ ईयर का एक्सपीरियंस है, सीपीए हूँ और मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ, फाइनेंस और इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है मेरा 8 साल से ज्यादा का, इंक्लूडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म लाइक देखें जीटी। इसमें इसमें एक्सपेक्टेड तो यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये तकरीबन जितनी भी क्वालिफिकेशन है ना, ओपन मार्केट में तो कोई जानता नहीं है। वो ये देखते हैं हाँ भाई तजर्बा है ये ठीक है, तो एसएमईज इंटरटेन कर रही होती हैं, अनटिल के अगर आपको कोई पाकिस्तानी आपका इंटरव्यू वगैरह ले रहा है, तो ओबियसली वो आपको प्रॉपर तरीके से फिर स्क्रूटनाइज भी करेगा, वो सारा वो हिस्ट्री देख रहा होगा, ठीक है, उसमें सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें लेकिन फिर भी सर, बेहतर नहीं, बेहतर स्ट्रेटजी यही है कि आपने ये देखना है कि आपने स्ट्रेटजी यही है कि आपने उनसे उनका बजट पूछना है, ठीक है। ठीक है, ठीक ठीक है, है, हम ये सिचुएशन कर रहे हैं कि जब हम जॉब लेस हैं, हमारे पास जॉब नहीं है, तो हमने कहना है कि आपका क्या बजट है, ठीक है। ठीक ठीक है, है, आई एम फ्लेक्सिबल ऑन योर बजट, और निगोशिएबल जो भी है, ठीक है, बल्कि निगोशिएबल ही, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान की तरह भी यहाँ पे यही ट्रेंड है, इवन ग्लोबली यही ट्रेंड है, जब उनको पता चल जाता है इस बंदे की एक्सपेक्टेशन हमारे बजट से ज्यादा है, तो वो वैसे ही फौरन फौरन ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। इसमें एक ठीक है सर। फार्मूला भी है। लेकिन सर इसमें ये इसमें है कि फार्मूला है, इसमें, ये है भाई, इसमें कि आप यूं करें कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से छोड़ के आ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ वो पाकिस्तान में आपकी 1.5 लाख सैलरी है। अब 1.5 लाख सैलरी में आप यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि एक्सपेंस सब कुछ निकाल कर आपको 1.5 लाख से ऊपर कितना, यानी ये आपका मिनिमम बजट आपके हाथ में आ जाएगा कि आप किस, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं इस पे जॉब कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आप उनसे निगोशिएट कर सकते क्योंकि सर मैंने सर देखा लिंक्डइन पे ना, 2 एक जॉब्स अप्लाई किए ना, तो वो हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी भी पूछ रहे हैं हाँ और बिल्कुल, वो प्रीवियस लिखा सैलरी होता भी है, पूछ उसमें रेंज रहे हैं। बता देना आप, वो पोजीशन ठीक है, आपको पता चल जाएगी कि इसमें इतनी है, उसमें रेंज लिखें, एग्जैक्ट फिगर ना ठीक लिखें आप, हमेशा ठीक है, रेंज में बात करें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सर ये रिकॉर्डिंग्स काइंडली शेयर कर दीजिएगा। ओके ओके। और क्वेश्चन है किसी का? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जी कि जी। मैंने अपने एक दोस्त से मशवरा किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि मैं ना इधर घर बैठ कर ही इधर से ऑनलाइन अप्लाई करता हूँ। तो जी जी। लेकिन उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप ना ट्रांसफरेबल अकामा पर इधर आ जाएं। वो हम्म 6 माह का लगता है ट्रांसफरेबल अकामा। तो वो हम्म। कह रहे थे कि इधर आप आ जाएं और इधर से अप्लाई करें, क्योंकि तकरीबन 95% वो कह रहे थे कि जॉब जो है ना वो इधर ही होती हैं। उधर सही से पाकिस्तान से बहुत मुश्किल है कि वो एंटरटेन करें। तो इसके बारे में सही। सर थोड़ा बता। यही हम डिस्कस कर रहे थे सेशन में, शायद आपने लेट ज्वाइन किया होगा। वो ये जी सर, है मैंने कि अभी ज्वाइन। इधर इधर ही आना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऑनलाइन चांसेस बहुत कम है आपके, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे वो कामे का स्टेटस पूछते हैं इंटरव्यू से पहले, ठीक है, आपसे जो जी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पे वो ट्रांसफरेबल करना इजी है सारा कुछ, तो यहाँ पे वो सबसे बेस्ट यही है कि आप यहाँ पे जी। आके अप्लाई करें। इवन वहाँ अच्छा पे इवन सर। ये है हाँ, कि आप जब वीजा लेके आ जाते हैं ना ट्रांसफरेबल, तो आप आते ही ना उसको एक अकाउंटेंट में कन्वर्ट करवाएं, ठीक है, ठीक। क्योंकि अच्छा सर, वो वैसे जो तो कामा की तमाम टाइप होगी वो कोई लेबर टाइप में हमें लेना चाहिए या प्रोफेशनल कामा होना चाहिए? प्रोफेशनल मिलता नहीं है मार्केट, प्रोफेशनल में आपसे वो बाज़ का चार्ज कर लेते हैं, या प्रोफेशनल जी आपका वहाँ पे जो उसकी क्या कहते हैं स्टैंपिंग है ना, वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेसिंग, वो काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है। तो जी। आपको फिर वो देते हैं जो नॉर्मल उनके पास निकले होते हैं, फिर आप हम्म, आके यहाँ पे उनसे वहाँ पे एग्री कर लें कि आपने ये चेंज करवा के देना चाहते ही मेरे ना, ठीक है। जब आप फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो फिर आप उसको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट में उसकी 1000 रियाल फीस होती है, ठीक है। तो वो ठीक है। जब चेंज हो जाता है, क्योंकि बाज जब आपसे पूछते हैं इकामा इकामे पे क्या है अपना ऑक्यूपेशन क्या लिखा हुआ है, जब अकाउंटेंट उस पर लिखा होगा तो उनके लिए आसानी हो जाती है, अदरवाइज वो फिर सोचते हैं, ठीक है, जी जी। क्यों अगर उनको ऑलरेडी अकाउंटेंट प्रोफेशन का और सोकबा से रजिस्टर करने वाला, क्योंकि सोकबा भी कुछ फीस होती है कि कोई
आपका आई थिंक 2000 का रिकमेंडेड तो यही है कि पहली जॉब हो, ठीक है, कोई ऐसी जॉब ढूंढे जहाँ पे ट्रांसफर हो जाए। मिल जाती हैं बाज़ वक़्त यहाँ पे ना, अक्सर मिल जाती हैं, ठीक है। लोग ढूंढ रहे होते हैं, उनको बंदे नहीं मिल रहे होते, ठीक है। जो जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनको जॉब नहीं मिल रही होती, कहीं आप कनेक्ट हो जाते हैं। बेहतर तो ये है कि आप वहाँ ट्रांसफर करके कंपनी के खर्चे भी करवाएं सारा कुछ। ठीक है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था कि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या मुझे वो इधर से टेस्टेड करवा कर उधर जाना चाहिए, या उधर से जाके टेस्टेड करवाना चाहिए, या इसका इतना मैटर नहीं करता? नहीं, डॉक्यूमेंट तो जो अटेस्टेड है ना, बेहतर तो यही है कि आप करवा के आएं, या वहाँ पे ही आप पीछे प्रोसेस शुरू करवा दें। कोई महीना 2 महीने का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बेहतर तो यही है कि वो आपके पास, क्योंकि वो आप जब आप फैमिली वीजे के लिए आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और जी माइट भी सोकबा में नॉर्मली आई थिंक चेक तो नहीं करते, लेकिन माइट भी वो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी तो चल रहे हैं, ठीक है। ये जो ठीक है। डॉक्यूमेंट्स का है ना, इसमें जो प्रोफेशनल डिग्री है हमारी आईसीएमए की है, इनका इतना प्रोसेस नहीं है। ये आप अपने इदारे से और फॉरेन ऑफिस से और सऊदी एम्बेसी, बस यहीं से अटेस्ट होके यहाँ पे सोकवा के लिए आ जाएगा। लेकिन अगर आपका एमबीए एकेडमिक है दूसरा, उसमें आपको फिर वो कल्चर से भी करवाना पड़ता है, वो फिर प्रोसेस हो रहा है उसका, एचईसी से भी हाँ वो फिर हाँ, नहीं लाजम है। कल्चर के सारे नहीं, कल्चर से करवाने पड़ते हैं आई थिंक, सारे कल्चर सऊदी कल्चर से करवाने पड़ते हैं। नहीं, प्रोफेशनल की जरूरत नहीं है। ये जो हाँ। हमारा है ना, आईसीएमए का डिग्री है, सीपीए की गुड है, इनकी जरूरत नहीं है। ये गुड। आपको डायरेक्ट फॉरेन ऑफिस से कराएंगे, उसके बाद जी डायरेक्ट सऊदी एम्बेसी करेगी, और फिर आपका यहाँ पे सोकवा ले लेगा, आपको मेंबरशिप दे देगा। सर, वो उसका प्रोसेस जिस तरह यूएई में है कि डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वीजा लेने के लिए, तो क्या सऊदीया में भी इस तरह का रूल है, या वो इशू नहीं है? नहीं, सऊदीया में तो अगर तो वीज़ा आपका है उसी मतलब अकाउंटेंट का है, तो फिर उसकी डॉक्यूमेंट मांगेंगे। अगर आपका है इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का या टेक्नीशियन का, फिर उसके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, सर्टिफिकेट वगैरह। तो यहाँ भी इसी तरह ही है। तो इसलिए वो करते क्या है मार्केट में, कि वो जो नॉर्मल है ना, जो नॉन डिग्री टाइप के भी ऑक्यूपेशंस, ठीक है, उसी के वीज़े ज़्यादा फ्लो कर रहे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो वो कहते हैं कि आप लेके आप जाएं। अदरवाइज ये है कि आपके कोई 5-6 महीने प्रोसेसिंग में लग जाते हैं सर पाकिस्तान में। बेसिकली हाँ। सर बेसिकली मेरे पास ना फाइनेंशियल एनालिस्ट का वीजा है, तो वो हम्म। मुझे कोई एजेंट मिल गए थे, उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया। हाँ, तो वो क्या प्रोसेस ये आपका करवा देंगे सारा, आप उनसे डॉक्यूमेंटेशन करवाएं, अटेस्टेशन करवाएं, उसकी जरूरत पड़ेगी अटेस्टेशन की, उसके बगैर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वो वीजा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के बगैर नहीं इशू हो सकता? हाँ हाँ, लेकिन हो जाएगा अगर, क्योंकि होता ही है कि अब जैसे ये वीज़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट है ना, तो इसमें कुछ फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होती है ना, कुछ एडिशनल पेपर वर्क जी सर। चाहिए होता है, जिसने जिसने वीज़ा इशू करवाया होता है, जिसे हम्म। स्पॉन्सर कह लें। तो वो अमूमन स्पॉन्सर, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं कंपनियां, सोल प्रोप्राइटर, तो उनके पास तो स्टाफ स्टूफ तो नहीं होता, ठीक है। तो जी जी। थोड़ा सा उनको हिलना जुलना पड़ता है, और खर्चा वर्चा करवाना पड़ता है उसको जाके, फिर ये इधर वजारत खारजा मतलब जो है, ठीक है, उससे करवाना पड़ता है। कुछ फीसें वगैरह उनकी लग जाती हैं, 500 रियाल प्लस माइनस तकरीबन बंदा या भेजना पड़ता है। तो इसलिए वो अवॉइड करते हैं कि, इसलिए ये वीज़े जो है आपको 2000, 2000 ही मिलता है। अच्छा सर, ये एक मुझे मुझे कंफ्यूजिंग थी कि फॉर लेट्स से मेरे पास जो कामा लगा हुआ है वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, और केएसए में मेरी जॉब होगी एज ए सीनियर अकाउंटेंट, तो क्या हाँ, फिर चल मेरा जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। वो इतना इशू नहीं होगा? नहीं नहीं, इशू नहीं है, जॉब आपको मिलनी चाहिए, पहली चीज़ है। अच्छा अच्छा अच्छा। राइट हाँ सर। हाँ, लेकिन वो ये है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट का आई थिंक ये सोकबा की नहीं रिक्वायरमेंट आई थिंक इस, ये ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट का थोड़ा इजी है, अकाउंटेंट का थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हाँ है कि वो लेकिन आप बेहतर है कि प्रोसेस है उसका। आप अकाउंटेंट, आप अपनी सोकबा की मेंबरशिप करके इसको भी चेंज करवा लीजिएगा, ठीक है। हम्म। ठीक हो क्योंकि गया। क्योंकि फाइनेंशियल एनालिस्ट है, बिजनेस एनालिस्ट है, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रही है, ठीक है। वो हम्म। चेंजेस रेगुलेशन हो रही हैं, तो बाज़ को मतलब प्रॉब्लम आई है। कईयों ने कहा कि हमें सोकबा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिजनेस एनालिस्ट की तरफ चले गए। आई थिंक जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है, तो उनको फिर वीज़ा छोड़ के बाद में आना पड़ा। तो वो कंपनी ने वीज़ा दे दिया, तो बंदा भी चाहिए था। तो हर जगह हर मरतबा तो इस तरह नहीं होता ना। तो अदरवाइज वो कहते हैं कि भाई आप नहीं सस्टेन कर पा रहे अपना वीज़ा, या तो बेहतर है कि वो आप, क्योंकि हैं फाइनेंस के, अकाउंटिंग के हैं, ठीक है, तो जी बेहतर है जी। कि आप जब वहाँ जाके इसको चेंज करवा दें उस पर, अपना ठीक। अकाउंटेंट पे ही ना। अच्छा अच्छा सर, मेरी ना एक और क्वेश्चन था कि मैं सीए फाइनलिस्ट हूँ,
तो सीए फाइनलिस्ट की उधर क्या वर्थ है केएसए में, यानी कि अगर आप मुझे रिकमेंड करते हैं कि मैं कोई ना कोई क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करूं, या एज ए सीए फाइनलिस्ट मुझे जॉब मिल जाएगी जैसे कि अगर आईसीएमए को कंप्लीट मिल जाती सीए फाइनलिस्ट भी जॉब मिल जाती है। असल में मैंने पहले अर्ज की है कि यहाँ पे जो लोकल कंपनी है ना उनको नहीं पता ज्यादा इसका ना, ठीक है। जी जी या तो अगर आपको पाकिस्तानी कोई आपको कंसिडर करेगा तो वो तो कंसिडर करेगा, वो निगोशिएट करेगा आपकी सैलरी क्वालिफाइड पे नॉन क्वालिफाइड पे ना, ठीक जी है। जी सर। अदरवाइज मार्केट में जो है वो चल रहा है इसी तरह। अगर आप वो बिग फोर या टॉप 10 या जो भी काउंटिंग फर्म में जाते हैं, ठीक है, वो भी जी उसी सर। हिसाब से आपको डील आप नेगोशिएट करेंगे सैलरी का, ठीक है। तो वो बजाय ये कि तो आप मेरा एक वहाँ पे क्वेश्चन था कि जो बैचलर्स होती है 4 साल वाली बीएससी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, क्या सोकबा उसको भी एंटरटेन नहीं करता, उसको भी मेंबरशिप नहीं देता? इसका नहीं पता, लेकिन वो 4 ईयर डिग्री को कर रहे हैं, आई थिंक अकाउंटिंग फाइनेंस में करते हैं। हाँ नहीं जी, ये 4 ईयर डिग्री। नहीं ये जो 4 ईयर है ना ये करता है सोकपा। ये आपको वेबसाइट पे देखना पड़ेगा उसकी डिग्री का नाम ना, क्योंकि चलिए बी ठीक कॉम है। 2 इयर्स का था ना, बी कॉम 2 इयर्स का था, इस वजह से उन्होंने हाँ उसको जी। किया है। पहले ठीक है सबको उन्होंने बीकॉम पे दे दिया था, सबको कर दिया था बीकॉम पे, ठीक है। हाँ। तो ये आगे कोई कितने 5-7 साल बाद उन्होंने फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। वो असल में अच्छा इतना मसला नहीं है यहाँ पे। अगर आपके क्रेडिट आप बीकॉम पे भी लेते हैं, कोई कम पढ़ रहे हैं ना, तो वो कुछ फीस लेते हैं, आप वो ऑनलाइन लेक्चर पूरे करते हैं तो तब भी वो दे देते हैं सोकपा की मेंबरशिप। मैंने बताया ना ये कोई इतना बड़ा वो नहीं है, पहले जॉब होनी चाहिए जो असल चीज है। अच्छा सर, ये कितना इम्पैक्ट करता है, क्या ये जो केएसए का सीपीए है, ये कितना मस्ट है कि मतलब जरूरी है लेना, या इसका कितना इम्पैक्ट होता है अगर मैं उसकी मेंबरशिप ले लूं तो? यार ये लीगल रिक्वायरमेंट है ना। आपका जब कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होता है ना, या आपका जब इकामा रिन्यू होता है ना, तो उसमें सोकपा की मेंबरशिप चाहिए होती है, ठीक है, एज अकाउंटेंट अगर आपका स्टेटस है वीजे का तो, ठीक जी है। जी हाँ इसमें जब हमने कंपनी का अपना लाइसेंस रिन्यू करवाते हैं ना, तो एम्प्लॉय की डिटेल जाती है उनके पास, कि अकाउंटेंट कितने हैं इनमें से, इनके वो सोकपा की मेंबरशिप है नहीं है, वो ये चीज़ें। वरना फाइन है यहाँ पे। अगर आप अकाउंटेंट की जॉब, वो कंपनी में पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा फाइन, कि अगर जी आपका अकाउंटेंट का स्टेटस नहीं है अकामे पे, लेकिन आप अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हैं, तो इसका फाइन है यहाँ पे, अच्छा वाला फाइन है, कोई 10,000 रियाल कुछ इस तरह वो चार्ज करते हैं। तो वो फाइन कंपनी पे करते हैं, आप पे नहीं करते वो। लेकिन ये है कि यहाँ की एक लीगली रिक्वायरमेंट है ये नहीं है कि आपका उसी बेस पे ही वो, लेकिन ये है कि एज है आपका। अगर नहीं समटाइम ये भी होता है कि सोकपा की मेंबरशिप, वो जॉब अक्सर देखा होगा आपने कैसे की जॉब में वो सोकपा की मेंबरशिप का भी पूछते हैं कि सोकपा मेंबरशिप होनी चाहिए, तो अच्छी जी जी। बात है। अगर नहीं भी है ना, तो अस्सलाम आप वालेकुम इंटरव्यू कमरान में साहब। बोल दें कि मैं एलिजिबल हूँ सोकपा की मेंबरशिप के लिए, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, मैं ये समझा नहीं कि ये मतलब मस्ट है इसकी मेंबरशिप लेना? हाँ हाँ, अगर आप अकाउंटेंट के स्टेटस पे जॉब कर रहे हैं तो मस्ट है। ठीक है, यानी कि लेट से मुझे अगर जॉब मिल गई है तो विद इन 2 to 3 मंथ कंपनी के लिए ये रिक्वायर है कि वो इन एवरी केस में मुझे जो है एससीपीए का मेंबरशिप होना है। हाँ वो होना है, वो जरूरी होता है। राइट सर। अच्छा सर, ये टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा टाइम पीरियड जो है कि ऐसे की जॉब सर्च के लिए बेस्ट है? वो मैंने बताया कि आप एक रमज़ान छोड़कर आप किसी भी मंथ में आओ। गर्मियों में थोड़ा सा जॉब हंटिंग के लिए आना जाना वो, लेकिन ये है कि इक्वली है सर रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में टाइमिंग शॉर्ट होती है, इतना काम नहीं होता। हेलो। ठीक जी है। जी, ये इसमें हज के बाद है, हज के बाद कहा जाता है, लेकिन अब कोई ज्यादा सीजनल नहीं देखा। लेकिन मार्केट थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, ठीक है, या मतलब लोग वोकेशन पे चले जाते हैं ये ईदों के बाद और ईदों के दरमियान, रमज़ान छोटी ईद के बाद और उसके बाद फिर बड़ी ईद, बड़ी ईद के बाद लोग वोकेशंस पे होते हैं ना, ठीक है, ऑफिसर्स वगैरह, तो डिसीजन डिले हो रहे होते हैं। एक ये है मेजर चीज। और फिर यानी बाद कि बाद अगर समर वेकेशन पे भी, जी जी, समर वेकेशन यानी पे भी लोग गए जी होते हैं। राइट, मतलब ये यानी कि राइट टाइम है, अगर ये है तो ये राइट टाइम है, मुहर्रम है ना, तो आप अभी करते हैं कोशिश, तो ये राइट टाइम है। अस्सलाम वालेकुम राइट। कमरान वालेकुम सलाम। साहब। कमरान साहब, मैंने सुना है कि ये सऊदी अरब में जो अकाउंट्स फाइनेंस वगैरह की जो जॉब्स है आजकल, तो ये हाईली नेशनलाइज्ड होते हैं सर।
सर ये यहाँ की लोकल रिक्वायरमेंट है, जाहिर बात है इन्होंने अपने लोकल जितने भी लोग हैं उनको जॉब पे तो खैर उनको जॉब देनी है, तो उसके लिए एक उन्होंने कोटा रखा हुआ है परसेंटेज के इतने लोग। लेकिन ये है कि सारा वो लोकल पे नहीं चलता ना, क्योंकि ये जो अकाउंट्स और फाइनेंस का है वो यार कंपनी की ज़रूरत है, उतने फिर लोकल भी नहीं होंगे, तो इसलिए जो है ना ये ओपन फॉरेन को मिलती है जॉब, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। अच्छा अच्छा सर, और दूसरा सर ये मैंने सुना है कि जो न्यू कमर होते हैं वहाँ पे अक्सर उनको ये अरेबिक लैंग्वेज का इशू होता है, तो वो कैसा है? मतलब चल जाता है इंग्लिश वगैरह कि नहीं? मतलब लाजिम है आपको जो है ना अरेबिक भी आना चाहिए? थोड़ा इशू आता है इसका लोकल अरबी का, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनको पता है कि हमने जो नया कैंडिडेट, क्योंकि अगर किसी को लोकल अरबी है उसका पैकेज अच्छा होता है, लोकल एक्सपीरियंस हो उसका, तो उसका ठीक है। एक्सपीरियंस ज़्यादा। इसलिए जब आप एक बार मार्केट में आते हैं खुद को एक देखें एक एवरेज में बजट में जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं खुद को, उसमें मार्केट जी में सर। एंट्री करें, उसके बाद आपको यहाँ लोकल लैंग्वेज भी समझ आ जाएगी, चीज़ों को भी समझ जाएंगे, उसके बाद अच्छी जगह मूव कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले कंपनी से अकामा शिफ्ट करना मुश्किल होता था, लेकिन अब इजी हो गया है, अब 1 साल के बाद आप जा सकते हैं किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अच्छा सर, ठीक है सर। और दूसरा सर, ये जो नियोम के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं ना वहाँ पे जॉब, मैंने सुना है कि इनके जॉब जो है मतलब कैसे हैं सर वहाँ पे? यार न्योम नियोम से। में ऑफ कोर्स वहाँ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रिसेंटली कुछ गए हैं हमारे दोस्त भी वहाँ पे जॉब के लिए, लेकिन उनके हेड ऑफिस यहाँ रियाज के अंदर ही है, क्योंकि वो साइट वर्क हो रहा है वहाँ पर, वहाँ पे लेबर है सारी। तो वो तो ओवरऑल सऊदी अरब की इस वक्त पूरी दुनिया को अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट इस वक्त सऊदी अरब में ही है। हाँ सर, ठीक है सर। सर सर बेस्ट सिटी कौन सा रहेगा, जद्दा, रियाज या कोई और? कौन सा आप रिकमेंड करते हैं जिधर लैंड करना चाहिए? सर मुख्तलिफ है, लेकिन रियाज में ज़्यादा कॉल्स आती हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपनीज के हेड ऑफिस हैं, ठीक है, तो एक बड़ा सिटी है रियाज, एक कैपिटल भी है, ठीक है, तो जी इस जी। हवाले से रियाज बेहतर है, क्योंकि मोस्टली मैक्सिमम कॉल्स रियाज से ही आती हैं, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जद्दा से आती हैं कॉल्स, और फिर कुछ ईस्टर्न से आती हैं, दमाम वगैरह से, वो तीसरे नंबर पे। मेरा मशवरा तो ये है कि शुरू में जहाँ पे लॉजिस्टिक फैसिलिटी आपको इजीली मिल रही हो ना। हम्म, जी जी। अच्छा इंडस्ट्रीज कहाँ पर है सर वहाँ पे? जी। इंडस्ट्रीज जिस तरह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह फैसलाबाद में, मतलब फैसलाबाद हाँ या गदूनी इंडस्ट्रियल स्टेट है ना सर, तो वहाँ पे इस तरह कोई है मतलब किस सिटी के अंदर? बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, ठीक है। बड़े यहाँ पे कोई 5-6 तो बड़े हैं, रियाद के बाहर भी हैं कई इंडस्ट्रियल एरियाज। फिर उसके बाद जो पेट्रोकेमिकल के हैं, जुबेल ईस्टर्न साइड पे जुबेल में है, ठीक है। फिर उसके बाद यम्बो वेस्टर्न साइड पे रेड सी पे यम्बो में है रिफाइनरियाँ लगी हुई, इसमें जुबेल में रिफाइनरी है, और भी कई जगह फैली हुई रिफाइनरी रियाद के करीब भी है, ठीक है, जद्दा के करीब भी। तो यहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, बहुत बड़े बड़े जोन हैं, छोटे भी हैं, ठीक है। अच्छा सर। और सर मोस्टली जो इंटरव्यूज हैं वो फिजिकली होते हैं या ऑनलाइन होते हैं? मिक्स। मिक्स होते हैं, कुछ ऑनलाइन होते हैं ज्यादा, उसके बाद वो बाज की कोई रिक्वायरमेंट होती है कि मैं फिजिकल आना चाहिए। राइट सर। अच्छा सर एक और क्वेश्चन है जी जी। कि सर जो काम है वो मुझे 6 मंथ का लगवा के आना चाहिए या 1 ईयर का? ये अभी इमरान भाई ने गाइड किया था कि ये बेहतर यही है कि आप 1 साल का लें, क्योंकि जॉब वगैरह बाजू का टाइम लग जाता है, ठीक है, तो आपको फिर वो उससे थोड़ा टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपको फिर दोबारा रिन्यू करना पड़ता है 3 मंथ 6 मंथ, तो बेहतर यही है कि 1 साल का हो। फिर वो जब आप कंपनी को इंटरव्यू देते हैं, जब आप उनको बोलते हैं कि मेरा 1 साल का इकामा है, तो वो भी इस चीज़ को थोड़ा लाइक करते हैं। उसके बाद ये है कि जब ये आप मसला है। कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं ना, तो जी जब सर। आपका ट्रांसफर हो जाता है सारा कुछ, तो फिर आप एक रिक्वेस्ट भी डाल दें। अक्सर कंपनियां आपको कंपनसेट कर देती हैं कि ये जो पोर्शन आप उनके साथ जॉब कर रहे हैं ना, ठीक है, उसी कामे का, ठीक है, मतलब अगर आपने 6 महीने बाहर गुजार लिए, 6 महीने में बाद आपको जॉब मिली है,
और आपने ट्रांसफर ले लिया है, तो वो 6 महीने या 5 महीने जो बचे होंगे उसके पैसे आपको इकाम में के दे देंगे ना। ठीक है, वो भी आपकी कंपेंसेशन हो जाती है। उसमें तकरीबन 10,000 रियाल की कॉस्ट आती है, आप उन्हें कहें तो अमूमन ले लेते हैं लोग ना, ज्यादातर कंपनियों में, हर जगह नहीं 400 मिलता, क्योंकि ये और सर जिम्मेदारी उन्हीं की होती है ना, स्पॉन्सर, ये इकामे की कॉस्ट उन्होंने भरनी होती है, जिम्मेदारी। ठीक है, एज पर लेवल ला, तो आप अगर उनको रिक्वेस्ट करते हैं तो दे देते हैं, मतलब उस पर आप फाइट नहीं किया कर सकते, लेकिन ये है कि अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, तो आपको कंपेंसेट हो जाता है। क्योंकि वो तकरीबन जब आपको ऑन बोर्ड लेंगे, आप स्पॉन्सरशिप लेंगे, कोई 10,000 रियाल जो है ना, ये फीस जमा करवाएंगे प्लस इंश्योरेंस होगी। ठीक है, तो ये उनको जो 10,000 रियाल है साल की फीस, ये कोई उनको बच जाती है ना, तो फिर उसका अपोर्शनेट आपको दे देते हैं। मतलब आप कह देंगे मेरे तो इतने पैसे लगे हैं, 50,000 लग गया है, ये लग गया है, वो आपको देख के जो एचआर वाला है, जो देंगे, अच्छे लोग होते हैं, कर देते हैं। और सर कोई मिनिमम आप बता सकते हैं, मिनिमम या एवरेज टाइम कितना लग जाता है जॉब हंट करने में? यार कईयों की बहुत जल्दी लगे हैं, ये आप कितने एक्टिव हैं आपके ऊपर डिपेंड है। बास लोग आके परेशान हो जाते हैं, हम आ कहाँ गए। ठीक है, बास लोगों को समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो ये आपका, आपके टूल्स आप अप्लाई किस तरह एक्टिवली कर रहे हैं। ठीक है, पांच, मतलब अब उसमें ये है कि 5-6 हज़ार वाली जॉबें तो बहुत बता आ रही होती है। इन्होंने अपना 5, 6, 7, 8 हज़ार रियाल वाली ना जॉबें, ठीक है, क्योंकि ये हम सेशन भी जो कर रहे हैं, जो यंग हैं, ठीक है, या जो एडवांटेज लेना चाह रहे हैं एक्सचेंज रेट का यहाँ के, तो उनको उनको कैसे वे आउट बताएं। तो कामरान साहब ने कई गाइड किया है यहाँ पे एक्सपेट्रिएट की एडवर्टीजमेंट लगा के, तो बाज लोग जो 3-3 महीनों से स्टक थे, उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो इन्होंने, मैं इनको रेफर करता था, तो ये फिर फोन पे गाइड करते रहे, तो कईयों ने बहुत एक्टिवली काम किया उसके ऊपर, उनको विद इन 1 वीक मतलब जॉबें मिल गई। ठीक है, तो उन्होंने कहा पहले तो कोई कॉल नहीं आती थी, अब तो डेली कॉल आ रही है, और मैंने ये 8,000 पे ज्वाइन कर लिए, या ठीक है, या 10 पे ज्वाइन कर लिए, या 7 पे कर लिए। ठीक है, किसी को 5 आ रही है, उसको आ ही नहीं रही। ठीक है, ये हर एक बंद की। ठीक है, तो वो इस तरह है। ठीक है, बाकी जो जैसे ही 10+ की जॉबें हैं वो कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, तो इसी तरह जो मतलब सीनियर मेंबर हैं जो हाई टारगेट पे हैं, तो उनको फिर काफी उसी तरह टाइम लेट लग जाता है बजट का ना। ठीक है, तो ये तो हमारा यही होता है कि कंसेप्ट जो आ गए हैं, तो आपके कम से कम रनिंग कॉस्ट आपकी निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, आपका मीटर शुरू हो जाए चलना ना। ठीक है, आप कहीं भी ज्वाइन दें, स्टार्ट करें। ठीक है, क्योंकि कल का तो नहीं पता कि कहाँ मिलेगा या वेट, क्योंकि ऐसे कई केसेस में मेरी भी एक्सपीरियंस रहा है, जब मैंने उनको थोड़ा सा निगोशिएट करने की कोशिश की है। ठीक है, ऑप्शन अवेलेबल है, बजट उन्होंने बता दिया है, तो वो ऊपर, एम्प्लॉयर ऊपर अपना बजट आपके लिए नहीं इंक्रीज करता। ठीक है, जी सर। क्योंकि उसको मार्केट में और मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। अपने एक ऑफिस बॉय था, प्रोफेशनल ड्राइवर था, एक हमारे ऑफिस में इंडियन लड़का था। उसने क्या किया कि उसको हमारी कंपनी ने, चूंकि वो फर्दर जरूरत नहीं रही, उसका 10 साल वो यहाँ पे काम कर चुका था, तो अब उसने क्या किया कि उस बंदे का मैं इतना, उसने जॉब पे वो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करता था, किसी को उसने नहीं बोला कि मुझे कोई इस तरह जॉब चाहिए, या कोई ऑनलाइन अप्लाई करता था। और पूरा दिन, चाहे रिस्क कॉल आए या ना आए, उसका काम था अप्लाई करना। और हर जॉब के लिए वो सीवी चेंज भी कर लेता था उसके मुताबिक। और उसका रिस्पांस टाइम इतना अच्छा था कि उसको बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉल्स आई, एमरेट्स से आई उसको कॉल, बैंक से आई उसको कॉल, और बहुत बड़ी कंपनी में उसकी जॉब हो गई। तो ये है कि अप्लाई करने पे आता है कि आप कितना सीरियस होके उसको हंट करते हैं जॉब को। अच्छा सर, यहाँ पर आपने बताया कि वो ऑनलाइन अप्लाई कर रहा था, तो ये सर ऑनलाइन ही अप्लाई करना चाहिए या फिजिकली जाके भी सीवी ड्रॉप करनी चाहिए? ज्यादा ऑनलाइन, यहाँ पे सीवी अक्सर वो उन्होंने लॉक लगाए होते हैं दरवाजे पे ना, वो हर एक की एंट्री नहीं होती उसमें। सिर्फ विजिट, अगर कहीं करीब ऑफिस है तो विजिट करने का फायदा ये होता है कि कहीं आपको कोई लिंक मिल जाता है। ठीक है, कोई जी रेफरेंस मिल जाता है, कोई इस तरह से आपका एक नेटवर्क बन जाता है उस तरह से। लेकिन ये दुबई से थोड़ा सा यहाँ पे जॉब हंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पे ये वो फिजिकल सीवी लेते हैं दुबई में, अब तो जी इतना नहीं लेते, वो भी ऑनलाइन है ज्यादा, लेकिन यहाँ पे ज्यादा ऑनलाइन है। सर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीवी का आप जो सऊदीया में ज़्यादा यूज़ होता है, जिसको ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो अगर कोई टेम्पलेट या
फॉर्मेट ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सके? नहीं, मैंने आइडली दो बताए थे फॉर्मेट। एक ये है कि जो ऑनलाइन जॉब के हवाले से आपका एटीएस कंपेटिबल होना चाहिए। ये जैसे मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सिंपल सीवी होना चाहिए आपका। कोई पिक्चर, कोई लोगो, कोई किसी किस्म की कोई चीज़, और स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आपका एजुकेशन आए, एक्सपीरियंस आए, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होना चाहिए रिज्यूमे का। ठीक है। और आपका यही जो टॉप का सेक्शन है ना, कोई विद इन 5 सेकेंड कोई पढ़ के आपको समझ जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, क्या कुछ, सब कुछ, इतना आप उसको गाइड कर दें। और जो आपने अगर किसी को व्हाट्सअप करना है या जीमेल, वो मैंने सेशन में गाइड किया है कि उसमें आप पिक्चर या इस तरह का लोगो वगैरह कुछ आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं उसमें। तो वाला ये जो टेम्पलेट है, ये काइंडली ग्रुप में अगर शेयर कर सकें। हाँ, ये मैं शेयर कर दूंगा। बल्कि ये मैंने स्क्रीन अभी मैं शो कर रहा था, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। इसमें पूरी डिटेल है, कवर लेटर की, कीवर्ड्स की, सैंपल्स की। तो ये पीडीएफ है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। जरूर सर, अ, जज़ाकल्लाह। हाँ, हार्वर्ड का ना, तो वो आपको इसका सारा डिटेल मिल जाएगी। दोनों चीजें सर प्लीज अगर आप डाल सकें ग्रुप में, हेल्पफुल रहेगी। ओके, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा इसको, resume। और कोई क्वेश्चन? अच्छा सर, अकोमोडेशन के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि अकोमोडेशन इजीली उधर अवेलेबल है? अकोमोडेशन के लिए यहाँ एक एक्सपेट्रिएट ऐप है, वेबसाइट भी है, उस पे आप दे सकते हैं ऐड के मुझे इस तरह। वो वहाँ पे अक्सर आ रहे होते हैं जिनको बेड स्पेस अवेलेबल हो, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। दूसरा, अपने नेटवर्क में देखें अगर आप, वो ज़्यादा इजी होगा। कुछ मेंबर्स हैं हमारे, इनके साथ आप कनेक्शन में रहें तो मिल जाती है बेड स्पेस, कोई इशू नहीं है इतना। राइट सर। और सर, जो कौन सी इस वक्त वेबसाइट हैं जो केएसए में चल रही हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए? इस वक्त टॉप पे लिंक्डइन ही है, सबसे बेस्ट यही है। इस पे आप उसके बाद bed.com है, इंडीड है, वो सेकंड ऑप्शन पे ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। यहाँ एक्सपेट्रिएट है, लोकल ऐड, उसमें आप दे सकते हैं। उसमें हम लिंक, वो उस ग्रुप में हमने डाला हुआ है, मजीद भेज देंगे आपको, जिसमें मैंने एक्सपेट्रिएट के ऊपर एक पूरा सेशन किया हुआ है कि ऐड कैसे देना है जॉब का। ठीक है। तो जी सर। वो भी शेयर कर देंगे, उस राइट पे सर। आप ऐड भी दे सकते हो। लेकिन लिंक्डइन पे आप अपनी एक्टिविटी, आप, मैं ये इस सेशन में आपको जो चीजें बता रहा था ना, वो ये कि आप लिंक्डइन को ऐसे यूज करें कि अप्लाई की जरूरत ही ना रहे, खुद एम्प्लॉयर आपके पास आए। ठीक है। आपको ना राइट। जाना पड़े, खुद आपको नहीं, ऑफर्स आए कामरान आपने। साहब, जी मैं जी। हैंड ओवर कर रहा हूँ, आपने इसको खुद ही क्लोज कर देना है। ठीक है, थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। जी सर, और क्वेश्चन? सर आई थिंक मेट्रो तो नहीं चलती है उधर रियाज में? सर, मेट्रो बस चलती है जिसका फेयर 4 रियाल है। 3 रियाल और 70 80 लाला मेन के 4 रियाल में आप कहीं भी जा सकते हो उसमें, उसका आई मेट्रो थिंक बस। सर कोई जी कार्ड बनता है, कोई कार्ड हाँ, बनता है या? कार्ड भी है, कार्ड भी है उसका, वो भी मिल जाता है उसका कार्ड। और दूसरा, अगर यहाँ का लोकल बैंक कार्ड है, मादा, वो भी चलता है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। राइट सर। और सर, लेट से मेरा, चूंकि मेरा इस वक्त सर तकरीबन 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो जी। एक्सपीरियंस लेटर भी मैंने मेरे पास हैं जिन कंपनीज में मैंने काम किया है। तो आपका क्या ख्याल है कि सर ये काफ़ी है एक्सपीरियंस या थोड़ा और चाहिए एक्सपीरियंस? आप क्वालिफाइड हैं? नो सर, फाइनलिस्ट हूँ। फाइनलिस्ट है ना? नहीं, ये मैटर नहीं करता आपका। अगर अच्छी कंपनी में आपकी जॉब है, ओवरऑल ऑपरेशन सारे आप जानते हैं, तो वो 2 साल का एक्सपरीयंस भी इनफ होता है आपके लिए। आप फाइनेंशियल पोजीशन तक सारी चीज़ों को पता है अगर कंपनी की, तो ये इनफ है। कोई उसकी वो जरूरत नहीं है। और सर लेकिन ये है, इंटरव्यू।
लेकिन एक चीज मैं यहाँ इजाफा कर दूं, शायद हम चूंकि अब ये मल्टीपल चीजें हम एक सेशन में कवर नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी करेंगे हम जी कि सर। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब होनी चाहिए हमारे पास, ताकि अगर जॉब रिस्क पे होए तो हमारा वो डिस्टरबेंस ना हो इनकम में। ठीक है, इसके ऊपर हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर। अपनी स्किल्स को, दूसरा ये है कि अपनी स्किल को एक्सपेंड करें, उन्हीं चीज़ों पे ना रखें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं एआई आने की वजह से। इसमें पावर बीआई के आपने यूज़ कैसे करना है, उस पे ऊपर रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एज अ एनालिस्ट आपने आपको ना वो ये नेक्स्ट स्टेप आपका, ये जितने भी इस वक्त सेशन में मौजूद हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो एनालिस्ट का है। ठीक है, अकाउंटेंट अब ऑटोमेट हो रहा है, वो अब इतने एडवांस टूल्स आ गए हैं कि वो जो आम रिपोर्टिंग वगैरह ना ये अब ऑटोमेटिक हो गई है अब। ठीक है, अब हमने एक डिसीजन लेना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है। ठीक है, तो इसलिए अपनी स्किल्स को ना आप उस नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। और सर उधर इस वक्त कौन सा सॉफ्टवेयर मोस्टली यूज होता है, सैप है या ओरेकल? देखें सॉफ्टवेयर यहाँ मिक्स है, सैप भी यूज होता है, अच्छा D365 नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट का, वो यहाँ जी पे जी। काफी यूज हो रहा है। और कुछ लोकल सॉफ्टवेयर है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर को डिफरेंस है, तो कंसेप्ट तो सबका सेम है ना। तो जब यस। वो इस पे आपको वो नहीं करेंगे कि आप ये बता सकते हैं कि अल्टीमेट उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो उस पे आप क्लियर हैं कि सॉफ्टवेयर से आप एक इंटीग्रेशन ला सकते हैं, एक रिपोर्टिंग अच्छी जनरेट कर सकते हैं। तो यही पर्पज है उस सॉफ्टवेयर का, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो वो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कंसेप्ट सबका सेम ही है। ठीक है। और सर लेट्स से मैंने अप्लाई किया है सीनियर अकाउंटेंट की पोजीशन पे, और जी, मुझे इंटरव्यू कॉल आई है, तो सर किस किस लेवल तक इंटरव्यू टफ हो सकता है? यानी कि इंटरव्यूअर मुझसे नॉलेज टेस्ट कर सकता है, या मुझसे जो जो मैंने काम किया हुआ है प्रैक्टिकली सर उसको भी टेस्ट? देखें, इंटरव्यू आपसे आपकी हायरिंग होनी है या नहीं, वो एक ही क्वेश्चन से हो जाएगी, जो मैंने शुरू से बताया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये आप राइट। चाहे कहीं से लिख के रख लें अपने पास। ठीक है, आपने किस स्मार्ट तरीके से आपने आपको कंक्लूड करना है उसके अंदर। ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं देनी, आपका रिलीजन क्या है, आप कहाँ से किस गांव से हैं, आपने जस्ट इतना बताना है उसको कि आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, और आपने एक्सपीरियंस के पीछे, जाहिर बात है 4-5 कंपनियों में काम किया है, तो वो डिटेल में जाएंगे तो अगला बोर हो जाएगा। वो एक शॉर्ट राइट। सा उसको बता दें स्किल्स के, इन स्किल्स पे मेरी कमांड है, और फिर जब करंट आप जिस कंपनी में है ना, वो आप थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश करें जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं, कि इसमें मैंने ये काम किया, फिर वो आपको उसी के ऊपर क्वेश्चन करेगा। जो आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ के अंदर बोला है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन करेगा, और आपके रिज्यूमे के ऊपर क्वेश्चन होगा। बस ये दो चीजें आपके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। आपके ने रिज्यूमे अपने को जस्टिफाई करना आना चाहिए एक एक पॉइंट को। सर मोस्टली जो जॉब्स होती हैं वो अकाउंट्स की होती हैं, टैक्स की हैं, या कोर्स के रिलेटेड ज़्यादा जॉब होती हैं, कि मिक्स ही हैं? यहाँ यहाँ मिक्स ही है, अकाउंट्स की सारी बातें थोड़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि अकाउंट्स से डिपार्टमेंट में बंदे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती रहती है अकाउंट्स की, तो उसमें जो है ना वो जॉब ज़्यादा होती हैं, सीनियर अकाउंटेंट। अच्छा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, अगर किसी का कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस था, वो अकाउंट्स पेएबल पे ज़्यादा काम करे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में अकाउंट्स पेएबल पे, एज अकाउंटेंट की बात कर रहा हूँ, उस पर काम ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है ना, या फाइनेंशियल एनालिस्ट का, सॉरी कंट्रोलर की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ ओवरऑल प्रोजेक्ट का वो देखते हैं, वो ये सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को नहीं देखते, आपका कॉस्टिंग, बजटिंग, ये इन चीज़ों पे भी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा सर, जो रेज्यूमे जब लिखना है तो वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी कि अगर जिस कंपनी में मैंने काम किया, मैं काम कर रहा हूँ ऐसे अकाउंट्स रिसीवेबल, तो क्या उस कंपनी में मैंने बस यही लिखना है कि मैं इसमें एज ए अकाउंट्स रिसीवेबल काम कर रहा हूँ, या और भी कोई इजाफी चीज़ें लिखनी चाहिए, या टू द पॉइंट लिखनी चाहिए? देखें, जिसको रिज्यूमे भेज रहे हैं ना, उसको टू द पॉइंट रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
ठीक है। उसमें आप मतलब कुछ स्किल तो ऑफ कोर्स आ जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट है तो ये रिपोर्टिंग, IFRS, ये चीजें तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी सारी चीजें अकाउंट्स और फाइनेंस की। ठीक है। जी तो इसलिए आप थोड़ा उन स्किल्स को ज्यादा हाईलाइट कर दें जिनसे रिलेटेड आपका इंटरव्यू है। तो जैसे ये अभी मैंने रिज्यूमे शेयर किया था ना, इसमें एक सेक्शन है स्किल्स का, तो उस राइट स्किल्स को आप यहाँ पे मेंशन कर दें। बस आपकी कैरियर समरी जो है ना, ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, ज्यादा लेंथी ना हो, इसमें मैक्सिमम चीजों को कवर कर जाए, ताकि कोई कैरियर समरी पढ़ के ही आपको फाइनल कर दे। क्योंकि ये राइट रिज्यूमे 4-4 5 पेजेस के कौन पढ़ता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, कोई भी नहीं पढ़ता इनको। बिल्कुल सर, यानी कि सर मैक्सिमम 2 पेज तक होनी चाहिए रेज्यूमे। मैक्सिमम 2 पेजेस, अगर एक पेज की भी बना सकते हैं ना तो वो भी परफेक्ट है। लेकिन चूंकि थोड़ा वो ज्यादा वो कीवर्ड्स जो है ना मिक्स हो जाते हैं, तो 2 पेजेस ठीक है, आई थिंक। राइट और कोई क्वेश्चन है? और क्वेश्चन तो नहीं है किसी का भी? जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। अच्छा ये मैंने पूछना था, मोहम्मद अब्बास है मेरा नाम है, FCM में हूँ मैं। जी जी। जी जी। क्या कोई ऑडिट, मुझे पहले बताएं कि सऊदी अरब में ऑडिट प्रोफेशन को कौन रेगुलेट करता है, और अगर हम एज अ प्रैक्टिसिंग मेंबर आना चाहें जी तो जी। फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कितनी है वहाँ पे? यार यहाँ पे फ्रीलांस के सर्विसेज हैं, यहाँ पे जो स्मॉल कंपनीज है ना, ठीक है, स्मॉल मीडियम कंपनी, इनमें आप सर्विसेज देते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, हमारे कुछ प्रोफेशनल्स भी हैं। लेकिन उसमें यही है कि अगर आपका उसमें थोड़े से स्टेबल करना थोड़ा सा इनिशियली मुश्किल होता है, लेकिन एक पॉइंट पे अगर आप जा सकते हैं तो उसके बाद वो क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, उसके काम है इस चीज़ का यहाँ पे। और ऑडिट वैसे प्रोफेशन जैसे ही है जैसे पाकिस्तान में SECP रेगुलेट करती है और ऑडिट रिक्वायरमेंट है पब्लिक हाँ लिस्टेड बिल्कुल, कंपनीज की। बिल्कुल ये जाहिर बात है, यहाँ का जो एनुअली जो रिटर्न्स है, ज़कात के जो रिटर्न है, इसमें वो ऑडिट रिपोर्ट गवर्नमेंट को जाती है, सबमिट करनी पड़ती है यहाँ रेगुलेशन सर के अगर मुताबिक। CPA USA हो तो हाँ हाँ। उसकी बेस पे कोई ऑडिट राइट्स मिल जाएंगे उधर? CPA US से अगर आप अपनी फर्म ओपन करना चाहते हैं, ऐसे ही है। जी जी। CPA US से का मुझे लगता है कि इसका हो जाना चाहिए, क्योंकि CPA पाकिस्तान का ऑडिट रेगुलेट हो सकता है, तो उसका क्यों नहीं हो सकता? वो अच्छा आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा ना, मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा आपको। जी ठीक है। लेकिन ये हो जाता है, आई थिंक मैक्सिमम यही है। तो इसका कोई अगर FCMA के साथ CPA USA भी हो तो कोई एज मिलेगा जॉब हंटिंग में? जॉब हंटिंग में एज कोर्स आपको मिलेगा यहाँ पे, लेकिन अल्टीमेट यहाँ पे असल में ये है कि यहाँ का जब आपका थोड़ा लोकल एक्सपीरियंस हो जाता है ना, कुछ आप चीज़ों को समझ जाते हैं, लोकल रेगुलेशंस, क्योंकि उनके माइंड में यही चीज़ थोड़ी सी अटकी होती है। अच्छा, अगर ये भी डिपेंड करता है कि हायरिंग में कौन है। अगर हायरिंग में यहाँ के लोकल नहीं है, कोई इंडियन है या किसी और कंट्री का कोई बंदा है, वो तो इन चीज़ों को समझते हैं, वो तो उसके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं ना, वो खास तौर पर एक खास मेंटेलिटी के साथ आपका वो डील करते हैं उस चीज़ को। ठीक है। तो उनको यही चाहिए होता है कि जो लोकल चीज़ों को समझता हो, बस वो इन्हीं चीज़ों टू द पॉइंट रहते हैं, वो एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं करते। उनकी सोच कुछ इस तरह की है। जी ठीक है, थैंक यू। सर ये CPA की ज्यादा वर्थ है या CA की है, जैसे CPA UK या USA, या जो हमारा CA है उसकी ज्यादा वर्थ है?
सर यहाँ पे ना चीज जो बात है ना वो है स्किल, किसने मार्केट कितना किया हुआ है। यहाँ अक्सर आप देखेंगे कि तो आपको ACCA का लफ्ज ज्यादा लिखा नजर आएगा क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी है। ठीक है, तो जिनकी मार्केटिंग अच्छी है उसका नाम लिखा आता है। आपको CMA का नाम लिखा नजर आएगा, ACCA का आएगा, CPA का नाम, क्योंकि उनकी भी मार्केट अच्छी है। ठीक है, तो ये अगर ये आप मेंशन करते हैं तो इसका एज थोड़ा मिल जाएगा आपके, आप एक प्रोफेशनल हैं उसमें, उसमें तो एज मिलेगा आपको। लेकिन ओवरऑल मैंने देखा है यहाँ पे वो स्किल बेस पे है क्या, कहीं भी आज के दौर में स्किल बेस पे होती है जो। सर वैसे मैंने सुना है कि ना डिग्री को बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेफर करते हैं। बेसिकली मेरी डिग्री नहीं है, तो मुझे ये थोड़ा सा डर है कि कोई इसका ना इशू हो जाए, क्योंकि मेरे पास सर डिग्री बेस पे यहाँ पे अगर किसी ने मल्टीपल डिग्रीज लिखी हुई भी है ना, तो वो इंटरव्यू में देखते हैं आपका एक्सपीरियंस किस में है। या तो आपका बिग 4 में एक्सपीरियंस है, आप का एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वही अल्टीमेट आगे जाएगा। एक्सपीरियंस ही आपको जॉब पे लैंड करवा सकता है। अगर आपने डिग्री सारी ली हुई है लेकिन आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आप जस्टिफाई नहीं कर सके रोल को, तो वो तो नहीं फिर हायरिंग होगी आप। राइट सर। सर ये फर्म में आप रिकमेंड करती हैं इंडस्ट्री में? नहीं, इंडस्ट्री में भी और फर्म में भी, दोनों में। क्योंकि जी सर। फर्म में तो जाहिर बात है वो देखते हैं क्वालिफिकेशन आपकी ऑडिट से रिलेटेड होनी चाहिए, प्रोफेशनल। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री में भी आपका फेवर मिलती है ऑडिट की। यानी सर ज़्यादा जॉब्स जो होती हैं वो फर्म्स की तरफ से निकलती हैं? ये फर्म इतनी ज्यादा नहीं है, यहाँ पे इंडस्ट्री है। मैन्युफैक्चरिंग साइड अगर आप जाएंगे ना तो मैन्युफैक्चरिंग साइड एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मिलती हैं जॉब। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज्यादा है। राइट। लेकिन कंस्ट्रक्शन में ये होता है सम टाइम के उसमें जो अच्छी कंपनी होती है वो तो इश्यू नहीं है, उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, पेमेंट्स आ जाते। जो छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ना उसमें अक्सर वो पेमेंट्स के इशू आते हैं, क्योंकि वो प्रोजेक्ट बेस पे होता है ना काम। ठीक है जी सर। बाज़ का सुना है कि ये क्योंकि मेरा ना बेसिकली एक दोस्त गया था KSA में, तो उन्होंने जी उनको जॉब मिली है उधर, तो उन्होंने ना तकरीबन 3 माह तक अपना जो है ना वो स्टेटस चेंज नहीं किया। यानी कि 9,000 पर उसकी पहली जॉब हुई थी, तो उसके बाद उन्होंने ना 3 माह बाद अपनी जॉब जो है ना स्विच कर ली। 15,000 पे उसको नई अपॉर्चुनिटी मिली, तो उन्होंने उधर स्विच कर ली। तो क्या इस तरह हो सकता है कि हम अपना स्टेटस जो है ना वो 3 माह तक होल्ड रखें, इसको चेंज ना करवाएं और नहीं, मजीद अगर अप्लाई करें? कंपनी करती है, जैसे स्टेटस की आप क्या बात कर रहे हैं, मतलब कि वो जो काम में भी होता है अकाउंटेंट, उसकी बात कर रहे हैं। जी 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 सर। हाँ नहीं, वो कंपनी पे है ना, अगर कंपनी स्टेटस अच्छा ये भी डिपेंड करता है ना, अगर कंपनी आपका स्टेटस नहीं चेंज कर रही तो नहीं कर रही वो। ठीक है, लेकिन अगर जब वो करेंगी तो उस वक्त आपको रिक्वायरमेंट वो देनी पड़ेगी, चेंज होगा उस वक्त। ये कंपनी पे डिपेंड करता है। यानी कि जब तक सर वो कंपनी हमारा स्टेटस चेंज नहीं करेगी, हम लोग फ्री हैं, हम जहाँ चाहें कहीं और अपॉर्चुनिटी मिले तो हम जा सकते हैं, कंपनी कुछ नहीं कर सकती? नहीं, स्टेटस स्टेटस का नहीं, देखे ना, इसमें दो चीजें हैं ना। अगर कंपनी के वीजे पे आप पाकिस्तान से यहाँ पे आए, ठीक जी है, सर। तो वो तो एग्जिट लगा देगी, आपको वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये अगर आपका अपना वीजा है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ से आप किसी भी कंपनी में मूव कर सकते हैं। ये कंपनी एग्जिस्टिंग जिसमें आप जॉब कर रहे हैं, या ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ यही है कि आपका अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट पहले ब्रीच करते हैं तो वो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उस पे आपको वो करेंगे। लेकिन ये है कि आप यहाँ से जॉब शिफ्ट कर सकते हैं 1 साल तक, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मोस्टली। नहीं सर, अगर अगर मेरा अपना वीजा है तो फिर जी भी जी मुझे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा? जी जी। हाँ, मैक्सिमम यही 1 साल का ही मैक्सिमम करती है कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद रिन्यू होता रहता है। तो अगर आप जाना चाहते हो आप जा सकते हो किसी और कंपनी में। राइट सर। ये पहले मुश्किल था, अब ये आसान कर दिया है। राइट सर। और कोई क्वेश्चन?
सर ये एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि जी जी। काइंडली एक या 1.5 माह बाद इस तरह के सेशन रखते रहें, ताकि हमें, जैसे कि अब मैंने सर ये पहली बार सेशन अटेंड किया तो मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो ऐसी चीज़ें जो पहले मुझे पता ही नहीं था, यकीन जाने। तो अगर इस तरह का अगर रिक्वेस्ट हो आपसे कि सर आप ना इस तरह के सेशन करते रहें, 1 माह बाद अगर आपके पास टाइम नहीं है तो चलें 1 माह 1.5 माह बाद इस तरह के सेशन जो है ना होल्ड करते रहें। यार एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं दुबई में था, और दुबई में हमें एक बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, और हमारा पर्पस यही था कि हम वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि जो बंदा नया दुबई में आए उसको परेशानी ना हो। ठीक है। जी सर। और यही पर्पस मेरा यहाँ के ऐसे में है कि मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको यहाँ पे आके, क्योंकि जो चीज़ आप 6 माह बाद सीखोगे ना वो आप पहले दिन सीख जाओगे। ठीक जी है, आपका बिल्कुल। टाइम बच जाएगा। और ये जो हम टेक्निक्स बता रहे हैं ना, ये आप यहाँ पे नहीं, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हो। आप जॉब हंटिंग के हवाले से अपना नेटवर्क कैसे बनाना है, जॉब हंटिंग कैसे करनी है, कैसे क्रिएट करना है, सारा कुछ। तो वो आप व्हाट्सएप पे मुझे किसी वक्त भी मैंने अपना नंबर शेयर किया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी चीज़। और दूसरा ये है कि सेशन होते रहते हैं, हम नेक्स्ट भी सेशन प्लान कर देंगे। बल्कि मैंने एक लिंक दिया था कि अगर कोई जिस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम उस पे सेशन करें तो वो शायद बहुत कम लोगों तक वो पहुंचा लिंक। लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस पे भी शेयर करेंगे। सर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया ग्रुप में? जी ये मैंने ये देखें, ये नंबर आ रहा है मेरा। जी जी सर। हाँ, ये आप नोट कर लें, व्हाट्सएप का नंबर है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो एनी टाइम आप पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर, कर दिया। ये मैं इसको ये लिख देता हूँ, क्योंकि ये कैसे का है ना। सर ये और कोई क्वेश्चन है? मेरी तरफ से तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपको अपना टाइम निकालने के लिए। कि ये मेरे ना अगर आइडिया नहीं था जब ये मैंने ना, क्योंकि मैं अगले अगले माह केरला से मूव हो रहा हूँ, तो मैं भी उधर जाके तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाना था, क्योंकि इन चीज़ों का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था जो भी आपने बताया। तो दिल्ली से भाई बहुत एक चीज याद रखें, जो जॉब हंटिंग है ना, इसमें आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर अपना शेयर करूं, मैंने पाकिस्तान में अच्छी जॉब की। यहाँ केएसए में मैं ऐसे ग्रुप में हूं कि जो मेरा लाइफ का एक ड्रीम था कि इस ग्रुप में मेरी जॉब हो जाए कभी, तो मैं उसमें जॉब कर रहा हूं। तो वो बात है कि आपका अगर राइट एटीट्यूड के साथ, फुल पोटेंशियल के साथ अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, खुद को प्रोफेशनल आइडेंटिटी दी हुई है आपने लिंक्डइन के, सोशल मीडिया के ऊपर, आपका रिज्यूमे अच्छा है, कीवर्ड्स आपने अच्छे यूज किए हैं, आपकी अप्रोच अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी अप्रोच के साथ बंदे की जॉब ना हो। ठीक है। जी सर। हाँ, तो वो कहीं भी जॉब ले सकते हैं। सर इस तरह की हम प्लान कर सकते हैं कि हम अपना कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें जो भी डेली बेस पे जॉब हो उसको हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे, कोई इस तरह का है? सॉरी, फिर बोलिएगा, थोड़ी आवाज। जी जी, सर बोलें मैं आप। जी सर मैं ये चाह रहा था कि कोई इस तरह का हमारा प्लान है कि हम ना स्पेसिफिक के ऐसे की जॉब्स होती हैं उसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि कोई भी नई जॉब हो हम उसमें पोस्ट करते रहें। यार इसमें मैंने एक तो जॉब क्वेस्ट के नाम से एक ग्रुप तो है मेरा,
लेकिन मैं ये चाह रहा था कि अपना एक कोई भी एक फेसबुक पे या कोई एक यूट्यूब पे कोई ऐसा एक बना दूं, ताकि जो भी इससे जॉब हंटिंग से जो रिलेटेड अपडेट हो ना उसमें डाल दूं, ताकि जो बंदा ये वेबिनार अटेंड नहीं भी कर सकता ना, तो उससे उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए उस प्लेटफॉर्म पे जाके। ये मैं इमरान भाई से भी बात की थी, तो वो बल्कि उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि कोई ऐसा बनाओ कि ताकि ये चीज़ें, क्योंकि अब लिंक हैं बहुत सारे, ठीक है। तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ इंशाल्लाह। कोई एक प्लेटफॉर्म हम रख लेंगे, उस पे इंशाल्लाह चीज़ें अपडेट हम करते रहेंगे उसमें। और किसी का कोई क्वेश्चन है? एंड करें सेशन। एंड कर दूं सेशन में? जी सर, मेरी तरफ से ओ, हो गया। ओके, थैंक यू। सर और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी हमारा प्लान होगा उसको हम अपडेट करेंगे आपको। राइट सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जो मर्जी कर लो।